हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड नमस्कार। इवनिंग सर। जैन सर। जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद हिंद। सर। गुड जय हिंद इवनिंग भारत। गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? यस सर। यस ऑल सर। गुड भैया। अच्छा अच्छा सुनो ध्यान से। सर, पहला स्मार्ट तो लग रहे हो। सुनो, पहला आते साथ एक अनाउंसमेंट है। कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास है क्योंकि मेरी क्लास मिस हुई थी बीच में, याद है? हरीश सर ने ले लिया था मेरा क्लास, है सर। ना? पवनी, गुड इवनिंग यस बच्चा। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो गुड कल इवनिंग मैं, सर। हाँ हाँ, सर के देते हैं सर क्लास। जैन सर। अब आ गया भाई, सब आ गए। जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड गुड नाइट, सब आ चुका है। ठीक है, अब सुनो, प्रणाम आराम सब आ। तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास होगी मेरी। उस क्लास के अंदर मैं आपको सॉलिड स्टेट ही पढ़ाऊंगा। और इस बार का जो टेस्ट है, इस बार जो टेस्ट है आपको पता है कब? सर दिस कमिंग संडे को टेस्ट है। सर आप मैम कह रही थी कि टेस्ट हम सेंटर पे नहीं दे सकते। सेंटर पे टेस्ट? नहीं दे दे सकते हम। सकते हैं। आप कहाँ रहते हो? हम मैम पानीपत रहते हैं। तो पानीपत से सेंटर पे आओगे? नहीं, टेस्ट देने के लिए आ जाऊंगा मैं, ऐसी वो कोई वो नहीं उतनी है। दूर से? यस सर। अरे इतना टाइम वेस्ट मत कर बेटा। टाइम वेस्ट करना हुआ है तो अदरवाइज तो कभी कभी मन करे तो आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल दूंगा मैम को। हाँ, कितने ही हो मैम आ कह जाए। रही थी कि 11 बजे खुलता है और 9 से 10 एक टेस्ट था। हाँ, सर चलो कोई नहीं, वो मैं बोल दूंगा मैम को, करवा देगी टेस्ट सर कोई। सर हाँ ये बेटा, टेस्ट की टाइम सर तीन दो दो तीन तीन बार क्यों दे रखी है सर? क्या दे रखी है? सर सर 3 टेस्ट है संडे एनसीईआरटी को। ने सर टाइम सर सर दो 7 तीन घंटे बार के टाइम दे रखा है। मतलब नहीं 3 घंटे समझे, का दो टेस्ट है दिन सर। का मतलब होता है। सर उसमें एक एनसीईआरटी लेवल का टेस्ट है, फिर जेई मेंस का टेस्ट है, फिर जेई एडवांस का टेस्ट है। ठीक है। ऐसे 7 तीन घंटे स्लॉट्स सर। गिवन है। हाँ, वो 3 लेवल के टेस्ट हैं भैया। क्या 7 करने घंटे। सर? बहुत काम सर किया है हमारे क्लासरूम में लोगों ने इसके ऊपर। सर तीनों देने हैं। हाँ, तीनों दिन है भाई, तीनों दिन है। बढ़िया है सर। अरे हाँ सुनो ध्यान से, इधर अभी इधर पहाड़ पढ़ाई लिखाई की बात करते थोड़ा था ना, उसके बाद फिर बतियाएंगे बीच में। देखो इधर, तो कल का जो क्लास है वो मेरा 2 ढाई घंटे का होगा। और 2.5 घंटे की क्लास में मैं लगभग सोलर स्टेट को वॉइड तक उड़ा दूंगा। फिर बचेंगे तुम्हारे इम्परफेक्शंस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो एक क्लास लेके मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए सर आप एक कल डाउट की था सर। क्लास, हाँ पूछो। सर वो जो लास्ट में आपने फेस सेंटर क्यूबिक करवाया था ना सर। हाँ सर हाँ, उसमें सर उसमें हम लोग ने क्लास में नियरेस्ट नेबर सिर्फ एक ही किया था, तो उसके बाद वाला क्या होगा सर? फेस इंटरक्यूबिक में एक ही करवाया ही था। अभी अभी कहाँ कुछ करवाया है, आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ सर रहे हैं। आपने आधा ढूंढ के लाना। एक हो गया था। हाँ, मैंने ढूंढ के बोला था लाने के लिए, चलो कोई नहीं, अभी लाएंगे ढूंढ के। सुनो ध्यान से, अरे एक क्वेश्चन था सर। अभी थोड़ा पढ़ा लूं फिर क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि कल 2.5 घंटे की क्लास है, कोई क्लास मिस मत करना। अगर क्लास मिस कर दोगे तो भैया फिर मुझे मत बोलना कि सर समझ में आगे नहीं आ रहा। ठीक है? सर 2.5 घंटे की है। हाँ, कल 2.5 घंटे की क्लास है। कल तुम्हारी क्लास नहीं होती है ना, मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है। हाँ सर हरीश सर की सर है। आप इंटरेस्ट सर मिस क्यों हरी सर करेंगे की सर? हाँ, तो हरीश सर की होती है तो मेरे साथ उसके उनके साथ मेरे 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था, राइट? और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होने के पीछे का रीजन क्या था बेटा, समझना। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो फेस सेंटर्स होते हैं, अगर मान लो मैं कॉर्नर के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जो फेस सेंटर है ये नियरेस्ट नेबर होता है। परफेक्ट बात है। तो जब नियरेस्ट नेबर ये होता है तो सर ये 12 कैसे है? तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी फेस का रिलेशन हो तो वैसे केस में फेस के रिलेशन में एक फेस चूंकि 2 क्यूब के साथ शेयर्ड होता है तो 24 होना चाहिए, बट उसका आधा कर देते हैं, क्या हो जाता है बेटा? 12 हो जाता है। यहां तक तो क्लियर है सबको? अब इससे आगे की बात समझो। इससे आगे क्या हुआ, कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे एक बात बताओ, क्या इस फेस सेंटर के रेस्पेक्ट में 12 होगा? अगर आपने कॉर्नर के रेस्पेक्ट में तो 12 समझा दिया, मुझे समझ में भी आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता है एक क्यूब में 3 फेस सेंटर्स के नजदीक है, तो 8 क्यूब में 24 होंगे, बट एक फेस सेंटर 2 के साथ शेयर्ड है, तो 12 आंसर आपने कर दिए। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फेस सेंटर के रेस्पेक्ट में भी क्या 12 ही होंगे आंसर? होना तो मैं तो आपसे चाहिए सर। सुनना ध्यान से, हाँ होना तो चाहिए। और आपने बोला भी है कि चाहे तुम किसी भी लेटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूं, चलो चेक करके देख लेते हैं, सुनना ध्यान से। मैं बोलूं ये वाला जो फेस सेंटर है, राइट, ये वाला फेस सेंटर इस वाले फेस सेंटर से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये कॉर्नर इस फेस सेंटर से है। और ये आपको मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूं। सुनना ध्यान से बेटा, मैंने फिर से क्या बोला आपको? मैंने बोला ये वाला कॉर्नर इस फेस सेंटर से मुझे पता है कितनी दूरी पर है, तो ये जो दूरी है तुम्हारी, ये दूरी कितनी है बेटा? ए बाई ये रूट। दूरी, हाँ ये दूरी है तुम्हारी √2a/2, मतलब a/√2। करेक्ट बात है।
अगर ये दूरी a बाय रूट टू है तो ये दूरी भी a बाय रूट टू होगी, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो आप ही बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वैसे केस में सोचो आप ही, ये वाला डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस a बाय रूट टू है, बोलो, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है बेटा, a बाय रूट टू है Yes, कि sir. नहीं? ये दोनों डिस्टेंस a बाय रूट टू है, और अगर ये दोनों डिस्टेंस a बाय रूट टू है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तुम देखो कैलकुलेट करके, यू विल गेट द सेम आंसर। √2 सर, a by √2 होगा, a बाय रूट टू ही होगा। तो मतलब ये डिस्टेंस भी a बाय रूट टू हो गया, तो मतलब हो गया कि इस फेस सेंटर के लिए जो तुम्हारा ये वाला फेस सेंटर है ये भी नियरेस्ट नेबर है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये नियरेस्ट नेबर है तो ये भी नियरेस्ट नेबर होगा बेटा, बोलो पीछे वाला फेस नहीं, अच्छा अगर ये नियरेस्ट नेबर है तो ये भी नियरेस्ट नेबर होगा बेटा, जल्दी बताओ, सोचो, अगर आप यहां से ऐसे जाओ, यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आए और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लो तुमको वही आंसर मिलेगा। समझना ध्यान से बेटा, अगर मैं यहां से यहां गया, मतलब यहां से यहां आना है ना, तो मैं ऐसे जाऊंगा बेटा, कैसे जाऊंगा, तो मैं यहां से पहले यहां जाऊंगा और फिर यहां से यहां आऊंगा, करेक्ट है। अब अगर ये डिस्टेंस a बाय टू है, ये डिस्टेंस a बाय टू है, तो आप ही बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। सिमिलर फैशन में आप पीछे जाओ और फिर नीचे आओ, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये भी डिस्टेंस कितना होगा बताओ, a बाय रूट टू ही होगा। कैलकुलेट करके देख लो बेटा, कैसे सर, देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा a बाय टू, ये भी हो गया तुम्हारा a बाय टू, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अगर Yes. पूरा लेंथ तुम्हारा a है तो बताओ आधा क्या होगा, a बाय टू ही तो होगा। सोचो, अगर ये पूरा लेंथ तुम्हारा a है तो यहाँ फेस सेंटर से ये एज सेंटर क्या होगा, a बाय टू होगा बेटा, सोचो। Yes, sir. आधा होगा, तो अगर ये a बाय टू है, ये a बाय टू है, तो ये कितना होगा बेटा, तो अगर मान लो मैं इसको o और a बोलता हूँ, by root तो का डिस्टेंस क्या होगा, तो OA इक्वल टू होगा, OA का स्क्वायर होगा क्या बेटा, तो a बाय टू का होल स्क्वायर प्लस क्या बेटा, a बाय टू का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और इस तरह से OA की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट a बाय रूट टू। मतलब समझ में आ गया, बेसिकली इस फेस के लिए ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसके नियरेस्ट नेबर हैं। सोचो, अब अगर यहां पर इस क्यूब में इस फेस के लिए ये तीनों नियरेस्ट नेबर हैं एट द सेम टाइम, में समझना ध्यान से बेटा, ये तो तुम्हारे तीन नियरेस्ट नेबर हो गए, कौन कौन से, तो एक नियरेस्ट नेबर ये हो गया इसका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, फेस सेंटर से ये कॉर्नर भी क्या है, उसी डिस्टेंस पर है, सोचो Yes, sir. डिस्टेंस है, Yes, क्या हो sir. गया Yes, बेटा, sir. तीन के बाद ये क्या हो गया, A2. चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया। तीन सर एक जो फ्रंट फेस पे है वो भी तो फ्रंट होगा, फेस है, हाँ बिल्कुल, आठवां भी होगा, सोचो आठवां भी होगा। और आठ 4 होगा। ऊपर वाले में होंगे। अब सोचो, चार नीचे चार ऊपर भी होंगे ऐसे ही, इसके ऊपर भी तो क्यूब है, हाँ 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 चार चार सर, कितने हो गए, हाँ, चार चार आठ कितने हो गए, 8 हो गए, 8। और चार कॉर्नर कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, 12। मतलब 12 पूरे गए ना, पूरे के पूरे। Yes, तो sir. इसलिए आप विथ रेस्पेक्ट टू चाहे कॉर्नर बात करो या विथ रेस्पेक्ट टू क्या बात करो बेटा, फेस सेंटर बात करो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 12 ही आएगा। क्लियर है सबको, यस सर। Same है इसलिए ना। ठीक है ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता सर हूँ, ये तो हर केस में इक्वल ही आता है ना दोनों के रिस्पेक्ट में। हाँ इक्वल आता है, बट मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कभी कभी एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाते हो इस कारण से, तो मैं इस सारे को इरेज कर देता हूँ और मैं फिर से नंबरिंग कर देता हूँ। तो नंबरिंग तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, सारा इरेज करके हम नंबरिंग फिर से कर लेते हैं। कैसे नंबरिंग होगा, तो सबसे पहला नंबर तो जाएगा किसको, सबसे पहला नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और सर पेन ऐसे का कलर कोई और ले लो। ऐसे ऊपर ही होगा बेटा, ग्रीन नहीं दिख रहा तुम्हें, ग्रीन नहीं दिख sir. रहा, वो नहीं सर नहीं दिख रहा। ठीक सर है। थोड़ा स्क्रीन डल कर दो। हाँ तो ये brightness बहुत ज्यादा है। अब दिख रहा है बेटा, Yes, sir, यस अभी सर दिख रहा है यस सर। सर अब दिख रहा है। 8 तो यहाँ हो गए, और चूंकि 4 ऐसे यहाँ पे फेस में आए तो 4 ऊपर भी आएंगे बेटा। सोचो 8 + 7 कितने हो गए, 12 हो गए, Yes, sir. 12 हो जाएंगे। चलो अब यहाँ 12 तक तो हम समझ गए, इससे आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से बाबू। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मेरे को क्लियर कट समझ में आ चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद ये क्या हो गया भैया, ये कुछ तो हुआ है अभी, क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं सर। चलो ठीक है। अब यहां देखो, अगला है क्वेश्चन, क्या है, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो आंसर है 6। क्यों, सोचो आप ही। अब अगर
सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस a बाय रूट 2 था, तो उसके सर, बाद A अगला के- डिस्टेंस क्या होगा? ए के डिस्टेंस ए। पे होगा। डिस्टेंस a पे कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। अगला नियरेस्ट कहां पर होगा? a डिस्टेंस पर। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूट 3 है। 24 है, ये समझो ध्यान से। नहीं नहीं, ये रूट 3 है नहीं है बेटा, 3/2 इससे थोड़ा आगे है, सुनना ध्यान से बाबू। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा? तो मेरे को थोड़ा सा इसमें बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा स्ट्रक्चर। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बस लोकेशन समझ लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यहाँ लोकेशन समझो, कौन सा लोकेशन है ये वाला। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ये वाला तुम्हारा क्यूब हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, ये वाला कॉर्नर है, राइट। इस वाले कॉर्नर के नियरेस्ट तो फेस सेंटर था। अगला नियरेस्ट कौन था बेटा? ये वाला था। बोलो, मैं बोलूंगा इस वाले कॉर्नर के नियरेस्ट तो ये फेस सेंटर था, राइट। अगला नियरेस्ट कौन था बेटा? अगला नियरेस्ट ये कॉर्नर था ए डिस्टेंस पर। बोलो, ये होगा। अच्छा, उसके बाद अगला वाला कौन सा होगा? तो सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं यहां से बढ़ के यहां आऊं और यहां से उठ के यहां आ जाऊं, देखो ध्यान से, मेरे पास दो चॉइस है। या तो मैं रूट 2a पे आ जाऊं, क्योंकि रूट 2a का मतलब हो गया इस फेस से इस फेस पे आ जाओ, आई मीन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ जाओ, पूरा का पूरा फेस डायगोनल। या नहीं तो यहां से यहां आओ और यहां से फिर यहां आ जाओ। समझना, यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आ जाओ। उसके बाद अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, तो आई विल हैव अ वैल्यू ऑफ क्या? रूट अंडर 1.5a। I will have a value of root under 1.5a। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से बेटा, अब ये कितने नंबर में होंगे ये क्वेश्चन उठता है। ये कितने नंबर में होंगे ये क्वेश्चन उठता है। तो सुनना ध्यान से, ये जो कॉर्नर है, क्या ये कॉर्नर इस फेस को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? बताओ। नहीं ये सर। वाला कॉर्नर नो क्या सर। फेस को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं कर रहा है। नो सर। अच्छा, अगर इस फेस को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो क्या कोई कॉमन तुम्हारा यूनिट्स, आई मीन कोई कॉमन फेस आएगा क्या? सोचो, अगर मान लो इसको तुम काउंट कर रहे हो, पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम इसको काउंट कर रहे थे जिससे ही ये कॉर्नर बना है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं अगले वाले फेस को काउंट कर रहा हूं और ये वाला फेस जो है इस कॉर्नर को बनाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो वैसे केस में ये फेस कभी भी कॉमन नहीं होगा, ये फेस कभी भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर मैं ये फेस कॉमन नहीं होगा तो फॉर श्योर अगर मैं एक में देखूं तो यहां से लेके यहां आऊंगा, यहां से लेके यहां आऊंगा और यहां से लेके यहां जाऊंगा। मतलब 3 फेस ऐसे हैं जो, मतलब ये वाला फेस, ये वाला सामने वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, ये 3 ऐसे फेस हैं जो इस कॉर्नर को नहीं बना रहे। इजंट इट? बोलो, इस कॉर्नर को Yes, बनाने sir. में कौन कौन सा फेस रिस्पॉन्सिबल है? पीछे वाला, लेफ्ट वाला और ऊपर वाला। इजंट इट? पीछे वाला और राइट वाला एंड ऊपर वाला, ये तीनों मिलकर ये कॉर्नर बना रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं फेस सेंटर ले रहा हूं वो वाले फेस हैं जो इस कॉर्नर को बनाने में कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो वैसे केस में जो मेरा आंसर होगा, यहां पर 1 2 3 एक क्यूब में हुआ। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद वाला जो क्यूब है जिससे कि ये वाला फेस बन रहा है, जिसके साथ ये वाला फेस शेयर्ड है, क्या वो वाले क्यूब के अंदर मुझे कोई लेना देना है? क्या उस वाले क्यूब के अंदर मुझे कुछ लेना देना है? नो सर। नो सर। राइट। सर तो वो आ जाएगा सर, लेकिन सुनना ध्यान से बेटा, इस वाले क्यूब के अंदर इस कॉर्नर के कोई डिस्टेंस को लेना देना नहीं है जो रूट अंडर 1.5a पर है। तो वैसे केस में अगर इसके अपने क्यूब में ही 3 मिल रहा है तो ऐसे ऐसे कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। 8 Yes, होंगे। sir. तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। 24। और वो 24 फेस जो हैं वो कभी भी शेयरिंग में नहीं होंगे। जो अभी तक अपन हाफ कर रहे थे ना, अब वो हाफ नहीं करना। हाफ क्यों नहीं करना है? क्योंकि जिस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो वहां से वो डिस्टेंस जिस फेस पर आ रहा है वो फेस उस कॉर्नर को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नहीं कर। अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहा था। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो फेस सेंटर है ये इस कॉर्नर को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए ये वाला फेस सेंटर इसके लिए भी कॉमन है, इसके ऊपर वाले क्यूब के लिए भी क्या है? कॉमन है। तो इस कारण से मैंने आधा लिया, मतलब 2 की जगह पे 1 काउंट किया। 24 होना था तो हमने 12 ले लिया। बट ये वाला फेस सेंटर ऐसा कुछ नहीं कर रहा होगा। ये वाला फेस सेंटर अगले क्यूब का फेस सेंटर बन सकता है, बट अगले क्यूब के फेस से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वो काउंट ही नहीं कर रहे। हम तो इसी के आसपास जो 8 की बात चल रही है उसकी बात चल रही है। और ये वाला जो क्यूब है ये इस कॉर्नर के आसपास है क्या? क्या ये वाला जो क्यूब अगला वाला बनने वाला है क्या इस कॉर्नर के आसपास है क्या बेटा? जल्दी बताओ। नहीं सर। नो सर। बिल्कुल नहीं है। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो मुझे किससे मतलब है? इसके बाद जो बगल में एक क्यूब ऐसा बनने वाला है कि नहीं?
मुझे अभी इससे मतलब है, राइट, मुझे अभी इससे मतलब है। अब इसका भी वो 3 फेस जो होगा, जो इससे 1.√1.5 पर होगा, वो कहां कहां होगा? तो एक तो ये वाला होगा बेटा, एक तो फ्रंट वाला होगा, और एक कौन सा होगा बेटा? बॉटम वाला होगा, राइट। ऐसे यहां भी 3 मिला, सिमिलर फैशन में ऊपर भी 3 मिलेगा, इधर भी 3 मिलेगा, फिर पीछे भी 3 मिलेगा, उसके बगल में 3 मिलेगा, उसके ऊपर में 3 मिलेगा, उसके ऊपर में 3 मिलेगा। कितने हो गए? 24 हो गए। यस सर। बात समझ में? यस सर, आ गया समझ में। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा बेटा, ऑल्दो यहाँ तक अपन जाते नहीं है, कोई ऐसा कोई करता नहीं है, हमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इमेजिनेशन करोगे तो कोई भी ऐसा फेस सेंटर नहीं है जो कॉमन है, कोई भी ऐसा फेस सेंटर नहीं जो 2 बार काउंट होगा। ये फेस सेंटर 2 बार तब काउंट होता, सुनना ध्यान से बेटा, ये वाला फेस सेंटर 2 बार तब काउंट होता जबकि ये वाला फेस सेंटर 2 बार तब काउंट होता जबकि मैं इस वाले क्यूब का भी कंट्रीब्यूशन लेता। बट क्या इस वाले क्यूब में जाऊंगा मैं? नो सर। नहीं जाऊंगा, राइट, मैं इस वाले क्यूब में नहीं जाऊंगा। और अगर मेरा यही वो लोकेशन है जो √1.5a पर है, तो ऐसे ऐसे मेरे को पक्का है कितने मिलने वाले हैं? एक तो फ्रंट वाला, एक बॉटम वाला, और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला। साइड वाला 3 हो गए। ऐसे ही इधर भी 3, 6 हो गए। पीछे में 3, इसके पीछे में 3, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर इसके ऊपर में 3, इसके ऊपर में 3, कितने हो गए? 12 3 15 3 18 हो गए। फिर इसके पीछे वाला 3, और बार बता दो, समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा चलो एक बार आते हैं अपन इस क्यूब में। यहाँ देखो, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा खुद से भी सोचो 1 मिनट के लिए, तभी हो पाएगा इसमें, नहीं तो बहुत मुश्किल। समझना, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूँ। इस वाला मान लो, ये वाला मेरा वो कॉर्नर है जिसके तो रिस्पेक्ट में मैं √1.5a चेक कर रहा हूँ, ठीक है। पहला डिस्टेंस था a/√2 पे, क्लियर है सबको? नियरेस्ट नेबर। उसके बाद डिस्टेंस था a पे। तीसरा डिस्टेंस चॉइस था मेरा √2a, लेकिन उससे पहले कौन मिल गया मेरे को? √1.5a। अब आप ही बताओ, √2a नजदीक है या 1.5a नजदीक है? 1.5 नजदीक है, राइट। अगर √1.5a नजदीक है तो मैं कौन कौन से कॉर्नर की बात कर रहा हूं, सुनना। आप इसमें आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, फिर यहां आओ और नीचे आ जाओ। ये वाला फेस सेंटर दिख रहा है आपको? देखो, ये फेस सेंटर जो है तुम्हारे कहां पर होगा? √1.5a पे। कहां पे होगा बेटा? √1.5a पे। सिमिलर फैशन में आप आगे गए और ऊपर निकल गए, ये भी कहां होगा? √1.5a में। अच्छा, आप सोचो ये इसके बाद और कहां जा सकते हैं? तो आप आगे निकले, यहां आगे निकले, इधर जाओ और सामने आ जाओ। ये वाला भी क्या है तुम्हारा? √1.5a है। यस सर। सिमिलर फैशन में आप आगे जाओ नीचे की तरफ और फिर आगे जाके ये बीच में आ जाओ। ये भी कहां पर है बताओ? √1.5a में। यस। अब इस क्यूब के अंदर तुम्हें कितने मिले? 3 मिले। 3 मिले। अच्छा देखना तुम ध्यान से, ये वाला दोबारा काउंट नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं, दोबारा काउंट नहीं होगा। चलो मैं इसके बाद वाले क्यूब में आता हूं। इसके बाद कौन सा क्यूब है? ये वाला क्यूब है। चलो इस वाले क्यूब में आते हैं। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा नजदीक से मुझे दिख रहा है। हाँ, यहां से आगे बढ़े ऐसे, यहां से आगे बढ़े ऐसे, यहां आए और नीचे आ गए। ये वाला बना आगे अगला फेस सेंटर। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इसके बाद नीचे गए, जो इधर गए थे अब हम इधर जाते हैं और आगे आगे बीच में आ गए। देखो ये यूनिक आया। अच्छा, अगला क्या हो सकता है बेटा? अगला हो सकता है कि मैं ऐसे करके इधर जाऊं और फिर नीचे आ जाऊं और यहां पहुंच जाऊं, मतलब इस वाले फेस के सेंटर पे, इस वाले फेस के सामने वाला। कितने हो गए? अभी तक मैंने 2 काउंट किए हैं और मेरे पास 6 आ चुके हैं। क्या 6 कभी रिपीट हुए हैं क्या? नो सर। नहीं हुआ है। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चलो, ऊपर गया, इधर जाने के बाद नीचे आ गया। कितने हो गए? 7 हो गए। सिमिलर फैशन में आप इधर की तरफ जाओ, ऊपर जाओ और यहां आ जाओ। कितने हो गए? 8 हो गए। नहीं हो गए? फिर उसके बाद आप चाहो तो यहां पर ही इससे आगे आओ और ऊपर जाओ और यहां आ जाओ। ये कितने हो गए? 9 हो गए। सर ये जो 2 पीछे वाले बनाए हैं, हाँ हाँ, वो उसी फेस पे है जिसमें वो कॉर्नर है। ना ना, कहाँ है बताओ? उस फेस पर है। रेड वाला है उस पे जो है। ये वाला
हाँ सर ये वाला, अच्छा इसके और सर ऐसे ही पीछे वाला भी। अच्छा अच्छा, नहीं तो उस पे नहीं आना चाहिए, अगर उस पे आगे तो डबल काउंट हो जाएगा। पीछे आना है मेरे को, इधर जाओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। अब तो ठीक है, अभी भी है? नहीं अभी भी है बेटा, अभी भी है, अभी भी है ना कॉर्नर उसका। हाँ यस सर, तो सामने वाले फ्रंट फेस पे आ जाएगा एक। एक फ्रंट फेस पे आएगा, राइट वाले पे आएगा ना। तो आ गया ना फ्रंट फेस पे, तो मैं आ गया, आ चुका हूँ ये वाला। ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा हाँ, शायद इसको। ऊपर आएगा, सही बोल रहे हैं। सर टॉप वाले फेस पे। हाँ यहाँ जाएगा, वेरी गुड। तुम लोग ये विजुलाइज, तुम्हें दूर से दिख रहा है ना, मेरे को नजदीक से दिख रहा है, इसलिए मेरे को इल्यूजन हो रहा है यहाँ पर। मतलब मेरे लिए ना बहुत सारा लाइन बना हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ऐसा ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा। यस सर। यस सर। हर क्यूब में तीन तीन ही तुम्हें दिख रहे हैं, हर क्यूब में तुम्हें तीन तीन ही दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? यस और सर। कोई भी Yes, sir. रिपीट नहीं हो रहा होगा, कोई रिपीट हो रहा है क्या? एक क्यूब में 4 है ना एक सर, क्यूब में एक 4 क्यूब में में दिख रहा है? 4 है ना। कहाँ 4 है तुम्हें दिख रहा है? 3 ही दिख रहा है मुझे तो, मुझे तो 3 ही दिख रहा है। तुम्हें 4 कैसे दिख रहा है बेटा? 3 ही दिख रहा है। अरे बाबा अभी सोचो ना, एक कॉर्नर 3 फेस से बना होता है, एक कॉर्नर 3 फेस से बना होता है। Yes, sir. अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो बचे हुए कितने क्यूब होंगे? बचे हुए कितने फेस होंगे? 3 फेस ही तो होंगे। हाँ सर। साहब एक कॉर्नर को बनाने में कितने फेस इन्वॉल्व होते हैं? एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस। 3 तो हुए, आ गया समझ। Yes, sir. टोटल 6 होते हैं, तो 3 तो बच गए ना। तो जो 3 बच गए वही क्या है तुम्हारा? वही उसी का फेस सेंटर क्या है? रूट अंडर 1.5 ए पे है। हाँ सर। आ गया सर। ठीक है, और जो बचे हुए फेस सेंटर्स हैं वो कभी भी शेयरिंग में नहीं आएंगे। कितने होंगे? एक में अगर 3 है तो 8 में कितने होंगे बताओ? 24। 24 होंगे। 24 होंगे सर। हाँ, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का मामला नहीं है। पिछले बार में शेयरिंग था तो अपन हाफ कर देते थे ना, बट अभी शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। तो मैं यहाँ पे वही समझा रहा था कि मेरे लिए यहाँ बनाना आसान है। अब ज्यादा क्यूब आने के बाद क्या होता है ना, अपन यहाँ पे इल्यूजन होता है, बहुत नजदीक है मेरे सामने बोर्ड, तो आपको थोड़ा दूर से दिख रहा है, तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि ये वाला अगर कॉर्नर मेरे पास है, तो इस वाले कॉर्नर के रेस्पेक्ट में ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, राइट। इस वाले कॉर्नर के रेस्पेक्ट में ये फ्रंट वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और बॉटम वाला फेस सेंटर। अब वैसे ही इसके ऊपर भी होगा बेटा, इसके भी ऊपर होगा। मतलब जितने भी क्यूब से ये वाला कॉर्नर कंट्रीब्यूटेड है, सब में 3 ऐसे फेस आएंगे जो इस कॉर्नर को नहीं बना रहा होगा, और वो सारे 3 फेसेस क्या होंगे? 8 क्यूब में काउंट होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे। बस। ठीक है, चलिए अब अगला है नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली कितना होगा बेटा? वो √2a पे होगा। बोलो। अच्छा, √2a पे जो Yes, sir. डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से बेटा, √2a पे जो डिस्टेंस है, ये वो वाला फेस है जिससे ये वाला कॉर्नर बना हुआ है। सोचो। नहीं देखो, ये शेयरिंग वाला हो गया ना, ये वाला फेस है, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। तो ये वाला कॉर्नर कितने डिस्टेंस पे बताओ? ये वाला कॉर्नर कितने डिस्टेंस पर है? √2 है। वैसे ही यहाँ भी होगा, इधर की तरफ भी होगा बेटा, ये वाला कॉर्नर, राइट। कितने हो गए? 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। अच्छा, अब सोचो इसके ऊपर जो तुम क्यूब बनाओगे, उस क्यूब का भी ये वाला फेस तो कॉमन ही है। ये वाला फेस, ये वाला जो नीचे वाले का ऊपर वाला फेस है, वो ऊपर वाले का नीचे वाला फेस है, इजंट इट? यस सर। तो मतलब अगर हमने Yes, sir. इस वाले पॉइंट को 2 बार काउंट कर लिया, नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए, तो रिपीट हो गया ना बेटा? यस सर। सर 12 ही आएंगे। तो 12 ही आंसर आएंगे। मतलब यहाँ पे वो रिपीटेशन का केस आ चुका है, यहाँ पे वो रिपीटेशन का केस आ चुका है, क्योंकि जिस फेस डायगोनल को आप देख रहे हो वो फेस उस पर्टिकुलर कॉर्नर को बना रहा है। और अब इससे पुराने वाले में जो हम देख रहे थे, वो उस फेस की बात कर रहे थे जो उस कॉर्नर को नहीं बना रहा था। आ गया सर। तो आंसर कितना होगा इसका? इसका आंसर 12 होगा। अच्छा, √2a के बाद क्या डिस्टेंस लग रहा है तुम्हें? सर एक चीज √3 है। हाँ पूछो। बनाने से उससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब जो कॉर्नर वो बनाए ना, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ा ना कि अगर मैं ये वाला, देखो ये वाला फेस अगर इस कॉर्नर को बना रहा है, और उसी फेस के किसी एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो वाला एटम डबल टाइम काउंट्स होगा। क्योंकि भैया अगर तुम इस कॉर्नर की बात करोगे तो ये वाला कॉर्नर जो है इस क्यूब का भी है
और इसके ऊपर वाले क्यूब का भी होगा, बोलो। यस सर। और ये वाला जो सर्कल है, ये मतलब ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस क्यूब में भी है और इस क्यूब में भी है। यस सर। ये जो फेस डायगोनल है ये तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना बेटा, एक बार इसके लिए काउंट करोगे, एक बार इसके लिए काउंट करोगे, यस सर। नहीं समझ रहे हो? एक बार इसके लिए काउंट करोगे इस वाले के लिए, और एक बार इस वाले के लिए काउंट करोगे, डबल टाइम काउंट हो गया। हमें डबल टाइम काउंट करना है क्या? नो सर। डबल टाइम काउंट करना है क्या? नहीं करना है, एक बार काउंट करना है ना। समझ रहे हो? यस सर। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब इसके बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डेंसिटी के पास। डेंसिटी क्या होता है बेटा? सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है डेंसिटी? That m divide by Z Avogadro's number m by or a na into a क्यूब। cube. अच्छा, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। 4 sir. 4 m तो पता नहीं बेटा, वो तो एग्जाम में देगा, है ना? yes और a क्यूब भी वो एग्जाम में देगा। लेकिन a क्यूब रखते समय किस बात का ध्यान रखना है? सेंटीमीटर में एक क्यूबिक सेंटीमीटर में। बिल्कुल, सेंटीमीटर में। अगर वो ग्राम पर सीसी में ऑप्शन सेट कर रखा है तो, और वहां पे एक यूनिट का कन्वर्जन भी करना होता है, राइट? जैसे कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब, है ना? पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, और किसको बेटा? एंगस्ट्रॉम। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आएगा पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। क्या करें इसमें? बहुत सिंपल फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो सही है, लेकिन जो हमारी जैसे डीपीपी में क्वेश्चंस थे जो भी थे सर, सच बोलो तो सारे कैलकुलेटर के साथ करने पड़े, पता नहीं क्या क्या वैल्यू सर। पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी सर उन सब। तो 405 का क्यूब कैसे करेंगे? समझ गया मैं, ऐसे क्वेश्चंस ही आते भी हैं एग्जाम में। तो वहां पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस दे रखा होता है एट द एंड, जब आप एस्टिमेशन। हाँ एस्टिमेशन दे रखा होगा ऐसे करके ब्रैकेट। क्वेश्चन बने एस्टिमेशन से, हमने करे हैं कुछ भी 2-3 नहीं बार रखा था सर। एस्टिमेशन से कर दिया। मुझे पता है नहीं बनेंगे बिना एस्टिमेशन करोगे तो भी एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आएंगे, राइट? लेकिन IIT के एग्जाम में क्या होता है, ये ब्रैकेट में यहाँ पर लास्ट कैलकुलेशन दे रखा होता है, तो हमें उसको यूज कर लेना है। और अगर मान लो नहीं दे रखा है, तब वहां पे एस्टिमेशन से ही आंसर करना है। ऑप्शंस दूर दूर होंगे, अगर ऑप्शंस क्लोज हो गए तो फिर हाथ खड़े कर सकते हैं वहां पर। सर डीपीपी के क्वेश्चन में ऑप्शन भी बहुत क्लोज थे एंड कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। मतलब एक में ये था कि एवोगाड्रो नंबर को 3.19 से मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकालना था। आंसर आ रहे थे ना तुम्हारे, फॉर्मूला से बन रहे थे ना? हाँ सर, यस सर, आंसर तो आ रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट रहता है इसमें, कोई शक नहीं। हाँ सर, अभी डीपीपी 2 कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। डीपीपी 3 अच्छा सुनो ध्यान से, पैकिंग एफिशिएंसी जल्दी बताओ बेटा क्या होता है? Z इंटू 4/3 क्या बेटा? पाई आर क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब। a क्यूब होगा। Z की वैल्यू कितनी बेटा जल्दी बताओ? 4 अच्छा 4/3 पाई। पाई R की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ a? सर r by √2 क्या है? चलो R क्यूब r cube डिवाइड बाय r by √2। एक a क्या होता है बेटा? 4r/√2 सर 4r/√2 सर 4r/√2 है ना? इसका क्यूब हो गया। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके बताओ कितना होगा? एग्जैक्टली सॉल्व करके, एग्जैक्टली सॉल्व करो बताओ। पाई अपॉन 3√2। बेटा ये वाला डेटा याद रखना है, एग्जाम में हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी कभी पाई के टर्म्स में ही पूछ लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? पाई बाय 3√2। अब इसका अगर हम नेट निकाला जाए तो कितना होता है ये? 0.74। कितना होता है ये? 0.74। और ये सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग मानी जाती है, इसलिए तो कहा जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। ये सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग मानी जाती है अगर 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 अदर लैटिस पॉइंट्स भी हम टच ना करें और वॉइड टच ना करें। अगर सिंपल एफसीसी अगर देखा जाए, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखा जाए, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है किसकी? एफसीसी की, ठीक है? और मतलब परसेंटेज क्या हो गया बेटा? परसेंटेज क्या हो गया? परसेंटेज हो गया 77। अच्छा परसेंटेज वॉइड क्या होगा बेटा? 26%। आगे समझ में? अच्छा ये जो तुम्हारा 24 आंसर है, फील कितनों को हुआ है? मुझे लग रहा है तुम्हें फील ना हुआ वाला।
हो गया सर। सर हो गया। वो हो गया सर। हो गया है सर, हो गया है हो सर। गया सर। सब लोग कोई ना कोई रूम में बैठे हो ना? यस सर। यस सर। अब रूम में जहां जहां जो जो बैठे हुए हो, सुनना ध्यान से, वो इमेजिन करो कि आप रूम के किसी कॉर्नर पे बैठे हैं। इमेजिन करने में कुछ भी नहीं आता। इमेजिन करके उस कॉर्नर को देखो, और उस कॉर्नर को, बेटा कोई म्यूट कर लो अपना, आवाज बहुत आ रहा है उधर। अब इस कॉर्नर पे बैठ के इमेजिन करो कि मैं जिस कॉर्नर पे बैठा हूं उसमें मुझे कितने सारे फेस का सपोर्ट मिल रहा है। लेट्स सपोज मैं उस कॉर्नर पे बैठा हूं, तो मेरे लिए ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस मेरे सपोर्ट में होगा, राइट? तीन सर। यस सर। इसके अलावे जो भी फेस है वहां पे मुझे कूद के जाना पड़ेगा, या छूने के लिए मेरे को डंडा लेना पड़ेगा, इजंट इट? मैं ये तीनों फेस तो छू सकता हूं क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, मेरे 3 फेस आसपास हैं, एक हाथ दूसरे पे, एक हाथ दूसरे पे, और एक पैर पे तो कुछ और है, पैर के साथ एक फेस, 2 हाथ के 2 फेस, इमेजिन करो। अब जिसको नहीं छू सकता हूं वो कौन कौन सा है? ये सामने वाला होगा, इसको मैं नहीं छू सकता। ये नीचे वाला होगा, इसको भी नहीं छू सकता, वहां बैठ के नहीं छू सकता भाई, शक्तिमान नहीं है अपन। और वो सामने वाला फेस है जो बिल्कुल मेरे वहां से एकदम उधर की तरफ है, उसको भी मैं नहीं छू सकता, उसका कोई भी पार्ट में नहीं छू सकता, isn't it? 3 फेस होंगे सर। ये 3 फेस ऐसे फेस हैं जो मेरे कॉर्नर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अब इस फेस का, जिसको मैं नहीं छू सकता, उसका जो फेस सेंटर है, उसका जो फेस सेंटर है वही क्या है? वही वो डिस्टेंस है, वही वो डिस्टेंस है। 1.5 है। कहां है बताओ? रूट अंडर 1.5 पर है, राइट? और वो जो नंबर है, आई मीन वो जो डिस्टेंस है, वो a/√2 के बाद a आया और उसके बाद रूट अंडर 1.5 आया है, राइट? तो वो थर्ड नियरेस्ट नेबर है। एक तो पहला नियरेस्ट था, उसके बाद, मतलब पहले नियरेस्ट का मतलब नियरेस्ट, पहला मतलब नियरेस्ट सबसे ऊपर, उसके बाद अगला वाला था, उसके बाद वाला यही है, उसके बाद वाला यही है, राइट? अब ये डिस्टेंस जो है रूट अंडर 1.5 पर है, और ये जो फेस है, इस फेस को मैं कभी भी इस क्यूब के लिए यूनिक ही रखूंगा, isn't it? ये वाला फेस अब जहां पे मैं बैठा हूं उससे जितने भी क्यूब कनेक्टेड है उससे ये फेस कनेक्टेड नहीं होगा, यस सर। कि नहीं? यस तो सर। पास और 8 क्यूब होंगे, इसके अलावे 7 क्यूब होंगे, बट उन 7 क्यूब्स में ये फेस कभी भी कॉमन नहीं आएगा। ये वाला फेस कॉमन आएगा Yes, बिकॉज sir. उसके बगल वाला क्यूब के लिए, ये वाला भी आएगा इसके पीछे वाले क्यूब के लिए, ऊपर वाला भी आएगा उसके ऊपर वाले क्यूब के लिए, राइट? बट ये फेस कभी भी कॉमन नहीं आ सकता अदर क्यूब्स के अंदर। तो मतलब ये फेस सेंटर क्या है? यूनिक है, यूनिक है ना? तो एक के अंदर अगर 3 यूनिक मिल रहे तो 8 के अंदर कितने मिलेंगे? 24 यूनिक। 24। और अगर कोई ऐसा डिस्टेंस होता जो इन्हीं फेसेस के पास होता, जो जिस फेस से ये कॉर्नर बना है, तो 100% वो सारे फेस क्या होते? शेयर्ड होते उन सारे अलग अलग क्यूब्स के अंदर भी, है ना? क्योंकि वो फेस हमेशा 2 ऐसा क्यूब जिससे मैं बना हुआ हूं उससे शेयर्ड होगा। मैं वहां अगर बैठा हूं तो ये वाला फेस जो है ये इस क्यूब के लिए भी कॉमन है, इसके बाद वाले क्यूब के लिए भी क्या है? कॉमन है। और ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस इस क्यूब के लिए बस है और इसके बाद वाले के लिए कॉमन है, बट उससे बाद वाले को उस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। लेकिन सर जो नीचे वाला फेस है वो तो कॉमन है सर 2 क्यूब्स में। ये वाला फेस, नीचे वाला, यस सर। बताओ ये वाला फेस किस, उस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में जितने भी क्यूब है किससे कॉमन है? ये वाला जो फ्लोर है मेरा जिस पे मैं खड़ा हूं, क्या ये वाला फ्लोर बगल वाले रूम से कॉमन है? नहीं सर। नीचे वाले फ्लोर के एक रूम से कॉमन होगा, बट नीचे वाले फ्लोर से उस कॉर्नर को कोई मतलब है क्या? नो सर। वो तो ऊपर वाले फ्लोर से मतलब रखेगा ना बेटा। यस सर। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से। ठीक है, धन्यवाद। ये भाई मत करो रे इतना, 22 और एक कॉल्स पे कॉल्स। ठीक है बेटा, अब है कुछ एग्जांपल्स। ये वाला डीपीपी का क्वेश्चन सर परेशान कर रहा था सर। ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं क्वेश्चंस पढ़ के पहले हिंट दे देता हूँ, तो मैं हिंट से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, सॉल्व करने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बार बड़ा ही बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर √3 और √2 का वैल्यू दे रखा है, जो हर बच्चे को पता होता है, राइट? बट फिर भी मानता है इनकी दे रखी है इन्होंने।
अ सर्टेन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी लैटिस। सुनना ध्यान से, देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब सर्टेन एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि इस एलिमेंट के बारे में इसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया बेटा, ये अरेंज कैसे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं बताओ बीसीसी लैटिस में, राइट। अच्छा, बीसीसी लैटिस ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 12 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू तो दे रखी है और जेड की वैल्यू भी दे रखी है। जेड कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो 27 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा सर -8 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर में ना निकाले। अरे कोई नहीं, पहले तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, लिख लो, ठीक है बेटा। अब सुनो, if same element under the same condition crystallizes in FCC, the edge length of unit cell A will be, right। मतलब बोलता है अगर सेम एलिमेंट किस में हो जाए, FCC में क्रिस्टलाइज हो जाए, तो बताओ क्या होगा इनका एज लेंथ। और इन्होंने दे रखा है दो चीजें, क्या क्या दे रखा है बेटा, तो एक दे रखा है तुम्हारा √3 = 1.73 और दूसरा दे रखा है √2 = 1.14, जो दुनिया में सबको पता है। अब इस क्वेश्चन में मेरा अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, पहले बोल रहा है कि बीसीसी में रखेंगे तो लेंथ ये है, ठीक है, एफसीसी में क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे इसमें। सर एलिमेंट एक ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, डेंसिटी डेंसिटी इक्वेट कर, रेडियस इक्वल होगी सर, रेडियस को इक्वेट करना चाहिए, रेडियस को इक्वेट करना चाहिए, रेडियस इक्वल करना, टचिंग कंडीशंस का यूज करेंगे सर। टचिंग कंडीशन, डेंसिटी इक्वेट करने से भी सेम आंसर आ रहा है। डेंसिटी हमें दोनों की पता है, बीसीसी एफसीसी की, और उससे एम कैपिटल एम जो है वो इक्वेट कर दे निकाल के। डेंसिटी कैसे बता सकते हैं, डेंसिटी दोनों में इक्वेट कैसे हो, इक्वल कैसे हो सकता है, डेंसिटी एक की अलग होगी दूसरे की अलग होगी बेटा, वो तो अलग ऐसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई साहब बोल रहा है कि देखो जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन चेंज होगा वैसे डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग नहीं होगी। सोचो, बढ़ जाएगी सर कि घट जाएगी, ऑब्वियसली जेड की वैल्यू चेंज हो रही है ना। अब अगर यहां पर बोल रहा होता कि एज्यूम ईच लैटिस पॉइंट्स हैज अ सिंगल एटम, ठीक है कोई बात नहीं, राउंड ऑफ द नियरेस्ट, ये सब सारी बातें इन्होंने कर रखी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने डेंसिटी अगर कांस्टेंट करना है तब तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, फिर तो कुछ नहीं है, एलिमेंट सेम है, डेंसिटी कांस्टेंट मान के चल सकते हैं अपन। अब ये अगर कंसेप्ट लगा सकते हैं, डेंसिटी में तो जेड चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बेटा, जेड चेंज हो रहा है, पर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर जेड के साथ में एज भी तो चेंज हो रही है ना। करेक्ट, वो वही मैं ratio बोल रहा हूँ, बराबर अगर एलिमेंट अपन सेम रखते हैं तब तो कुछ भी नहीं है, फिर तो खत्म है, एलिमेंट सेम भी है तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट लेके चलते हैं तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भैया क्या करोगे, 2 गुने सिंपल क्या कर दोगे बेटा, तो कर दोगे मोलिकुलर मास, वो तो कटना ही है, कटना है ना, और डिवाइड पे क्या करना है, एन कट जाए, डेंसिटी सेम है। क्या बेटा, सर क्वेश्चन में गिवन थोड़ा है कि डेंसिटी सेम रहेगी लैटिस की, वही में नहीं, यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट है ना बेटा, एलिमेंट तो सेम है ना सर, हर लैटिस में चेंज ही नहीं हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये अप्रोच अगर लेके चलते हैं तो अपन क्या करेंगे कि अपन ये लैंड अप, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि भैया दोनों एलिमेंट चूंकि सेम है तो डेंसिटी को सेम रख के अपने हिसाब से वो चीजों को एडजस्ट कर लेगा। मतलब ये कि अगर मान लो डेंसिटी को कम करना है तो हम साइड लेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं, डेंसिटी को अगर बढ़ाना है तो साइड लेंथ कम कर देते हैं, नजदीक आ गया एटम डेंसिटी बढ़ गई, ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एफसीसी में भी वही है, एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो गया, तो अपन एक चीज कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भैया पहले कंडीशंस में क्या होगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा भाई, एटम तो एटम है चाहे कैसे भी हो, है ना। यस सर, ये रेडियस जो है पहले बीसीसी के केस में वो क्या होता है, तो रेडियस होता है बेटा कि 4r = √3, ये तो √3 है बेटा बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड है ना, √3 है कर ले। अब यहाँ पर ए किसका मान लेते हैं, ये तो ये तुम्हारा ए जो है ये साइड लेंथ है, और ये पूछ क्या रहा है आपसे, बोल रहा है एज लेंथ पूछ रहा है, तो मतलब ये मान लेते हैं कि ए ऑफ किसका है बताओ, बीसीसी का है, आर तो सेम ही रहेगा भाई, एटम तो एटम है चाहे कैसे भी अरेंज हो। और दूसरे केस में तुम्हारा अगर देखा जाए तो आर जो है 4r = दूसरे केस में क्या होता है बेटा, 4r = 2a होता है। अब ये किसका मान लेंगे बताओ, ए मान लेंगे एफसीसी का, है ना। अब मुझे पता है कि आर तो सेम ही होना है जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली एटम सेम है, और ए ऑफ बीसीसी दे रखा कितना बताओ, 27 एंगस्ट्रॉम। भाई अगर आर यहाँ से निकाल के इक्वेट कर देते हैं, आर क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, मतलब यही बच जाएगा बस जो निकालना है।
नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ज्यादा सही क्या रहेगा अप्रोच में कि मुझे पता है कि रेडियस तो एटम का चेंज नहीं होगा, चाहे वो एटम का रेडियस हर में फिक्स ही रहेगा। ऑब्वियसली एटम तो फिक्स है, तो रेडियस भी क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। एटम रेडियस चेंज होगा क्या? सर रेडियस आ जाएगा, उसको सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ जी, बस। सर ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं। क्या बेटा? सर एक और चीज कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, आर तो सेम रहेगा दोनों में, तो पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय a क्यूब, तो वहां से रेशियो निकाल के कर लेंगे। वो थोड़ा सा टफ मेथड हो जाएगा। तो मतलब मैंने तो ये देखा कि 27 है और 10 टू द माइनस 8 है, 8 और 27 क्यूब होते हैं 3 2 के, तो a क्यूब से आराम से निकल सकता है वहां से। वेरी गुड, यही अप्रोच यहाँ उन्होंने ले रखा है जो हमने यहाँ आपको बता रहा है। ठीक है सर इस क्वेश्चन में हम डेंसिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते ना? नहीं कह सकते ना, लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अपन ऐसा कुछ, बच्चा बोल रहा था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम क्या सोच रहे होगे। एक बच्चा बोला बीच में कि सर यहाँ पर तो डेंसिटी कांस्टेंट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन बेटा सुनो, इफिशियंसी जो होती है ना, पैकिंग इफिशियंसी, डेंसिटी, ये एटम जो होता है ना, देखो होता क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एटम की डेंसिटी कांस्टेंट ऐसा नहीं बोलते, पूरे लैटिस की डेंसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, राइट? अब लैटिस अगर चेंज हो गया तो डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी भाई। नहीं समझ रहे हो? हमें लगता है ना कि आयरन की डेंसिटी कांस्टेंट है, भी ऐसे होता है ना। हाँ, हमने बोला कि आयरन की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आयरन की डेंसिटी तब तक कांस्टेंट है जब तक कि आयरन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आयरन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेंज हो गया, भगवान ने चेंज कर दिया, बीसीसी से एफसीसी कर दिया, तब क्या कर सकते हैं? सब कुछ चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या है बताऊं, मैं इस आर के साथ खेलूंगा। बात समझ में आ गई बेटा? कर लोगे आराम से। चेंज ए ना होता है सर? हाँ, ए चेंज होता है, आर तो कांस्टेंट रहेगा। वही तो यहाँ पे देखो क्या है, आर को सेम रख लिया और सॉल्व कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। कंसिडर दी बीसीसी यूनिट सेल, राइट, of the solid 1 and 2, okay, with the position of atom are shown below. ठीक है, the radius of atom B is twice to that of A, okay, the unit cell as length is 50% more in solid 2 than 1, okay, what is the approximate packing efficiency in solid 2? अब मैं यहां पर जो देख पा रहा हूं उसमें मुझे पता चल रहा है क्या कि इन्होंने सारे के सारे कॉर्नर पे तो लगाए हैं, साथ में क्या बेटा, एक यहाँ पर इन्होंने फेस के सेंटर पे भी लगा दिया है, ये फ्रंट फेस पे लगाया, राइट, और एक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये बॉडी सेंटर पे लगाया हुआ है। आप लोगों को भी दिख रहा है? ये मुझे फेस सेंटर पे दिख रहा है और ये मुझे क्या दिख रहा है बेटा, बॉडी सेंटर पे दिख रहा है। बॉडी सेंटर। शायद वही उन्होंने बोला बी कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1। ओके ओके ओके, दोनों में बीसीसी है, ठीक है, तो मतलब ये भी बीसीसी है, देख के नहीं समझ में आ रहा था, लिख के समझ में आ रहा है, ठीक है, ये भी बॉडी सेंटर है, ठीक है। विद द पोजीशन ऑफ एटम आर शोन बिलो, आराम से वो तो होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। द रेडियस ऑफ बी इज ट्वाइस टू दैट ऑफ एटम ए एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 50%। कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या करें? व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 2? क्या करें सर? दोनों को वैल्यू निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सॉलिड 2 को आ जाएगा। सॉलिड 1 का दे रखा है क्या हमने? सर रेडियस तो कट ही जाएगा, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन दे रखे हैं ना, ए और आर के बीच में। करेक्ट, रेशियो ले तो बस एक रेशियो आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आना चाहिए सर कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट कर लो, दोनों केस में अलग अलग निकाल लो भाई। फॉर्मूला तो हमें पता ही है एफिशिएंसी का क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? सर z into 4 by 3 pi r cube। बाय यहाँ पर r क्या करोगे बेटा, r a का क्यूब कर लेना, राइट, डिवाइड बाय a क्यूब, और a यहाँ पर a का क्यूब करना। हाँ, ऐसे अलग अलग कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दे रखा क्या बेटा, यहाँ रिलेशन दे रखा है कि r a जो है और r b के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है बताना? बोल रहा है कि एटम b इज ट्वाइस r is equal to rb। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया 2 RA is equal to RB। 2 RB सर। नहीं बोल रहा है बी एटम इज करेक्ट है, 2 RA is equal to RB। हाँ, यही दे रखा है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन 2 देन 1। मतलब क्या हो गया, मतलब जो ए है, यूनिट सेल लेंथ इज 50% मोर इन 2, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ए बी जो है
वो 1.5 टाइम्स क्या है, ए एक रिलेशन यूज करके। सेकंड हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी तो ना तो रेडियस पे डिपेंड करती है ना एज लेंथ पे डिपेंड करती है, वो तो फिक्स होती है बीसीसी के लिए। सर वो हमें पता है बीसीसी की 68 होती है, नियरेस्ट ऑप्शन 65 और है। वो सर आइडेंटिकल एटम्स के लिए होती है सर फिक्स। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर वो फिक्स आइडेंटिकल एटम्स के लिए नहीं होती। आइडेंटिकल के लिए होती है, सबके लिए होती है। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इन्होंने दो के बीच कंपैरिजन दे रखा है, राइट। स्टैंडर्ड यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, लेकिन अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो आंसर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास होगा, राइट। बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। ये क्वेश्चन हो सकता है बेवकूफ बनाने के लिए भी दे रखा हो, लेकिन हम अगर सॉल्व भी कर लेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा नहीं इसमें सॉल्व भी कर लेंगे तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ बाद में कटेगा ही। हाँ, सारे के सारे चीजें कट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें सॉलिड 2 के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है। अब अगर ऐसा पूछता 90% आंसर आ रहा है, सॉलिड 2 विथ रेस्पेक्ट टू सॉलिड 1 अगर बोलता, समझ रहे हो, तो हम डिवाइड करके निकाल लेते, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, क्या आंसर? नहीं सर आ जाएगा आंसर, 90% आ रहा है। इसका आंसर 90% आ रहा है। एक मिनट, इन्होंने सर ए और आर कट जाएगा, ए और आर तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर सर हमने जब 65% वाली डेराइव की थी तब हमने सबका रेडियस बराबर माना था। हाँ। केस में चेंज कर दिया वो डाटा। इस केस में अब रेडियस सबका बराबर नहीं है तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी ना। और जो सर हम वॉल्यूम लेंगे वो तो अब उसका लेंगे ना, मतलब b + 4 टाइम्स ऑफ a का वॉल्यूम, मतलब ऐसे लेंगे ना, उसका तो लेंगे अकेले। नहीं, देखो यहाँ पर एक को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा और एक को लेके चलना पड़ेगा, कोई एक को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, किसी एक को स्टैंडर्ड मान के दूसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू ही बात हो सकती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने मतलब जो यहाँ पर है ये 4/3 πr³ और प्लस 4/3 + 2r का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 2 है, ओहो सर पहला वाला तो बस हमें ए और आर का रिलेशन दे रहा है। अरे नहीं, सुनो, मेरे दिमाग में था ये सारे बी हैं, ओह ये तो सारे ए हैं ना, फिर तो अलग होगा ही। अभी तो क्या है ना कि इसके लिए स्टैंडर्ड ऐसा होगा, अब इसमें सब कुछ चेंज कर दिया इन्होंने, ये सारे ए हैं बेटा, ये बस बी है। सर ध्यान नहीं गया, सॉरी। हाँ ये गलती है ना यहाँ पर, अब समझ में आ रहा है, ये तो सामने में बी है, फिर तो अलग होगा ही, भाई। तुमने क्या करा पता है, एटम को तुमने बड़ा कर दिया, और क्या किया है तुमने, एटम को बीच में बड़ा कर दिया तो ज्यादा स्पेस खा जाएगा वो, समझ रहे हो। तुमने अगर एटम को बड़ा कर दिया तो ज्यादा स्पेस खाएगा। तो पहले हम लोग सीधा हम लोग लेते थे क्या, हम लोग सीधा लेते थे पहले कि 2 × 4/3 πr³। हम पहले क्या लेते थे, 2 × 4/3 πr³ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक का साइज अलग है, दूसरे का साइज अलग है, यहाँ रिलेशन दे रखा है, समझ रहे हो बात। ये अब नहीं ले सकते, अब क्या लेना पड़ेगा, तो 4/3 πr³ और प्लस क्या करना पड़ेगा, 4/3 π 2r का क्यूब, नहीं ये करना पड़ेगा। ये बी नहीं दिखा था, सॉरी ये ए नहीं दिखा था, मेरे को लगता है बी ही पूरा दे रखा है, फिर तो अलग होगा ही ऑब्वियसली, तुमने एटम बड़े कर दिया ना। तो इससे डेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मतलब इससे पैकिंग क्या बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि ये 2r आ गया ना। और सिमिलर फैशन में अगर तुमको सेकंड का निकालना है तो सेकंड में तुमको पता है कि यहाँ पर ये 1 मान लो इसको, अब तो ए बी मत मानो 1 और 2, मैं ए बी क्यों मान रहा था पता है, मुझे लगा था सारे के सारे इसमें बी दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे ए हैं यहाँ पर। तो अगर A1 हो गया क्या बताऊं, 1.5 टाइम्स ऑफ A2, नहीं अब सेकंड का निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर सेकंड का निकालने के लिए बोल रहा है तो वैसे केस में हम क्या करें, अब हमें यहाँ पर ये भी पता है कि अगर A और B के बीच में हमें अगर यहाँ देखो यहाँ पर चूंकि 2 तरह के रेडियस आ रहे हैं और यहाँ पर साइड जो है वो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे साइड हो गया, अगर मैं A2 की बात करूं तो ये कितना हो गया बेटा, 2/3 टाइम्स ऑफ क्या, A1, नहीं। अब अगर हमने ये बोला कि भाई हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होती है बताओ ना, ये क्या होती है, तो ये होती है 4/3 π
सबको जोड़ देते हैं ना फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर बताना इसमें से जोड़ने के बाद। सर A2 की जो है वो तो 50% मोर है 1 से। 1 से कितना आ रहा है, 1 से कितना आ रहा है बेटा, इसको पूरा जोड़ के बता कितना आ रहा है, जोड़ के बता कितना आ रहा है। ये आ जाएगा तुम्हारा 8 आर क्यूब और आर क्यूब, 9 आर क्यूब, 9 आर क्यूब इंटू 4, 12 पाई आर क्यूब। 12 पाई आर क्यूब कितना आ रहा है, 12 पाई आर क्यूब। बाय क्या आ रहा है, बाय 3 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। पूरा कट गया। अच्छा डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, डिवाइड बाय क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, नहीं 3 बाय यस सर। अब ए क्यूब क्या लो इसमें, अब ए और आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा ना बेटा, तो ए और में 4r बाय रूट क्या रिलेशन है इसमें, तो इसमें रिलेशन है R2RA प्लस 2RB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू हो गया √3a। ऐसे रिलेशन लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, 2RA प्लस 2RB इक्वल टू √3a। और उसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी, यहाँ जो A1 है, ये A1 कितना होगा बताना, A1 क्या है तुम्हारा साइड लेंथ है। अब साइड लेंथ किसका इक्वल है बताओ, तो A जो है वो 2R के इक्वल है, देखो ये तुम्हारे 2R के इक्वल होगा ना अगर A1 की बात करें तो। सर लेकिन ये तो बॉडी सेंटर है ना, 2r के इक्वल कैसे हो सकता है, √3a = 4r होगा ना। यस √3a = 4r होगा, √3a = 4r हो। सर A1 A2 R1 R2 लेने से अच्छा है हम बस A और R लेकर चले उस सेकंड वाले केस में, तो इजी रहेगा। मैं उसी को बाद में पुट करूंगा, तो √3a = क्या हो गया बेटा, 4r a हो गया, नहीं यस सर। और साइड लेंथ जो है इसका लेना है मुझे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पुट करूंगा तो क्या करूंगा, √3a, अब ये पहले का a है, तो पहले का a कितना है बताना, पहले का a है 1.5 टाइम्स ऑफ A2, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा क्या 1.5 टाइम्स ऑफ A2 इक्वल टू क्या, पहले वाले का A तो छोटा है दूसरे से, नहीं पहले वाले का बड़ा है ना, बोल तो रहा है द यूनिट सेल लेंथ इज 50% मोर इन 2। सर मोर इन 2 है सर, पहले वाला छोटा है सर, पहले वाला छोटा है, तो 2/3 हो जाएगा ना, फिर यहाँ 2/3 हो जाएगा, ये होगा ना 2/3 हो जाएगा ना बेटा, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 कैसे होगा, 3/2 नहीं हो, अरे बाबा A1 तो 2/3 होगा ना, A2 3/2 है। हाँ सर वही होगा, 2/3 होगा। अब क्या करेंगे, अब उठा के इसको इसमें डाल देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, RA के टर्म्स में सब आ जाएगा आराम से, नहीं कंफ्यूज हो गए बेसिकली यहाँ पे ना स्टार्टिंग में वो देखा नहीं ना, इसलिए पूरा का पूरा वो क्वेश्चन गड़बड़ा गया। सर A 2/3 कहाँ से आया सर, मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करता हूँ, सुनो ध्यान से, देखो इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा नहीं ना A और B, इसलिए ऐसा हो गया। सुनो ध्यान से बेटा, इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले हमें इसको फ्रेश मान के चलना है और इसको अलग फ्रेश मान के चलना है, हमें इसका निकालना है, तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। तो पहले देखूंगा पैकिंग इक्वल टू व्हाट, क्या बताओ, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई RA का क्यूब, राइट, प्लस 4/3 पाई RB का क्यूब, ये होगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय हो जाएगा A2 का होल क्यूब। खत्म है, इसको मैं पहला लेटिस मानता हूँ और इसको मैं दूसरा लेटिस मानता हूँ। इसका निकालना है तो मैंने A2 का क्यूब रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर RA और RB में रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है जल्दी बताओ, रिलेशन यूज करेंगे उसका, क्या रिलेशन दे रखा है बताना, क्या दे रखा है रिलेशन, RB = 2 टाइम्स ऑफ RA, बस खत्म है, इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर RB = 2 टाइम्स ऑफ RA कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, इससे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई RB = 2 टाइम्स ऑफ RA, तो RA क्या हो जाएगा, चलो ठीक है मैं RA ही रखता हूँ इसको, तो RA का क्या हो जाएगा बेटा, RA का होल क्यूब प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ पाई R2RA का होल क्यूब। ये समझ में आ गया, ये हो गया, यस सर। A क्यूब, अब A क्यूब क्या बेटा, A क्यूब क्या हो जाएगा, तो इसी का A क्यूब होगा बेटा। अब यहाँ पर अगर A क्यूब देखा जाए तो A क्यूब अगर मान लो मैंने इसका लेंथ अगर मैंने A क्यूब मतलब हो गया A2 का क्यूब, अब A2 और A1 में एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है बताना, तो A2 दे रखा है तुम्हारा 1.5 टाइम्स ऑफ A1, ये दे रखा है ना, ये तो दे रखा है। यस सर। अब
आप सुनो ध्यान से, एक मिनट और। यहाँ पर अगर A1 उसका है तो A1 का रिलेशन क्या है बेटा बताना। तो A1 है तुम्हारा √3 टाइम्स ऑफ A1 इक्वल टू 4R। देखो यस सर। और इससे क्या आ जाएगा बेटा, A1 आ गया 4RA बाय √3 होगा, ये हो गया ना। यस सर, यस सर। हो गया। अब यहाँ पर अगर ये आ चुका है तो उठा के इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ क्या 4RA। ये आपने कैसे लिखा सर, √3A इज इक्वल टू 4RA? बेटा यही से तो निकाला है, ये देखो अच्छा ये सर, ऐसे लिखा है। अब इससे हो गया क्वेश्चन खत्म यहीं पर। अब इससे यहाँ पर अगर यहाँ तक पहुंच गए तब तो क्वेश्चन बन गया। क्या करें, अब इस A2 के जगह पे यहाँ पे डाल दो। तो जैसे A2 डालोगे तो पूरा A2 किस में आ जाएगा बेटा, ये 1.45 इंटू 4 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6RA बाय √3 का होल क्यूब। नहीं अब बस अब RA का क्यूब कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया बेटा ऊपर में, तो ऊपर में बच जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई 12/4/3 पाई प्लस क्या बेटा 1 प्लस 2 4 2 8 8 4 32 पाई बाय 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 216 बाय 216 डिवाइड बाय √3 इंटू 12 पाई बाय R होगा। सॉल्व कर लेंगे उसको, उसमें क्या है। नहीं यस सर, ऐसे ही सॉल्व रिलेशन की क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होता तो हम वैसे निकाल सकते थे ना, B का रेडियस प्लस A का रेडियस डायगोनल का हाफ होगा, उससे भी सेम आ जाता। रिलेशन नहीं दे रखा होता तो अगर 50% ज्यादा ये नहीं बताया होता तब हमें दोबारा से रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता बेसिकली R और I के हिसाब। उससे भी RA इज इक्वल टू √3/6 ही आएगा। निकाल सकते थे। सही बोल रहे हो। ये हो गया आंसर। सॉल्व करेंगे तो 90% आएगा। आपने ऐड क्यों किए हैं? क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। 5/2 √3 तो ये 4/3 पाई RA क्यूब प्लस 4/3 पाई RB क्यूब भी ऐड क्यों किए हैं आपने? बेटा यहाँ पर दो तरह के वॉल्यूम हो गए ना, एक वॉल्यूम इस B एटम का है और एक वॉल्यूम इस A एटम का है। अभी ये पूरा मिला के A कितना है बताना, 1A है, बिकॉज हर कॉर्नर पर अगर एक A है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 मिला कितने हो गए बताओ, 1 हो गया। यस सर। और एक बॉडी सेंटर पे है, कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन बॉडी सेंटर पे कोई और है और यहाँ पर कोई और है। अभी तक क्या था, दोनों जगह सेम था, इसलिए हमें वहां पर 2 बार ऐड नहीं करना पड़ता था, अब हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। इसलिए 2 बार ऐड करना पड़ा, A का अलग B का अलग। तो जेड से इंटू क्यों नहीं किए सर उसको? किसको इंटू नहीं किया, किससे इंटू नहीं किए? पैकिंग इफिशिएंसी को सर जेड से इंटू क्यों नहीं किए सर ऊपर वाला में? जेड की जरूरत नहीं पड़ी ना बेटा, जेड तो तब यूज करते हैं ना जबकि हम सबके सब यूनिक एटम होता, सेम एटम होता। जैसे यहाँ पे Z2 है, अंडरस्टूड है, बिकॉज अब सबके सब A हैं, बट यहाँ पर अब Z का फंक्शन फंडा ही नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ पर AB और B भी है। वहां पर Z तो वहां 1 हो गया ना। हाँ, Z यहाँ पर 1 और 1 हो गया, मतलब 1 इसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर 2 Z डिफाइंड है, एक तो ZA है वो 1 है, और दूसरा Z क्या है, ZB है, वो भी 1 है। नहीं आया समझ में? यस सर। यहाँ पे 2 Z डिफाइन हो गया, एक ही चीज वो हो गया। मतलब मिस्टेक क्या हुआ, मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ ना, बहुत चीजें नहीं दिखती। यहाँ पर B है, बस यही टेंशन था। मुझे लगा था पूरा B है, और पूरा B नहीं था, कुछ A है कुछ B है, 2 तरह के लोग। 5/2 क्या आंसर होगा बताना? 5/2 √3। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 90% आ रहा है? यस सर। 90% आ रहा है सर, 88 के करीब आ रहा है, वो अप्रोक्स 90 हो 90 हो। क्या कर रहे हैं यार जिंदगी। मैं ना अपना फोन उठा के फेंक दूंगा कहीं पर। एक बार फोन नहीं लो तो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देख रहे हैं इसमें क्या है? ऑफ डीपीपी। एक चीज पता है, तुम्हारा पूरा सामने में व्यू आ रहा है ना, मैं क्वेश्चन सामने पढ़ सकता था, बट यहाँ पे पीछे देखने में पढ़ने में बहुत दिक्कत है। मैं एक मिनट तुम्हारे व्यू को साइड करता हूँ। मैं फिर क्वेश्चन यहाँ देखता हूँ तो आधा अधूरा दिखता है, आधा नहीं दिखता है। सर डीपीपी का क्वेश्चन है। पता नहीं मुझे डीबीपी का है क्या। डीबीपी मैं नहीं बनाता हूँ बेटा, ऑटोमेटेड होता है वो। बहुत दिन पहले ही बना हुआ है, मतलब 2 साल से इस पे काम चल रहा है डीबीपी के ऊपर। ऑटोमेटेड रहता है कुछ। क्वेश्चन है एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा यहाँ आगे से मैं पढ़ सकता हूँ। फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ डेंसिटी एज 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया बताओ? ग्राम पर सीसी है, क्या करना होगा? एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा। अगर एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ पे पिकोमीटर में, ध्यान दो बेटा, पिकोमीटर में, राइट। अब बोलता है एज लेंथ ऑफ द साइड यूनिट इज इतना, कैलकुलेट द मास ऑफ द एलिमेंट, राइट, व्हिच कंटेन्स दिस मच ऑफ एटम। तो सबसे पहले तो ये समझो दिस मच ऑफ एटम का क्या मतलब हुआ। मतलब क्या मोल निकाल लेना है पहले? नहीं, यस सर। एटम का मतलब तो मोल ही निकालना है। अच्छा, यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और डेंसिटी दे रखा है। हमें क्या नहीं पता है इसके बारे में? मोलिकुलर मास नहीं पता है। सर वो तो हम मास निकाल ही लेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले से आ जाए। इससे हाँ, इससे अगर हम मोल, इसके अगर हम मोल निकाल लें, क्या मोल होगा ना? 3.0 × 10⁻24। 0.5 कितना मोल होगा बेटा? 5 मोल। 5 मोल आ गया, मोल 5 आ गया। अब मुझे पता है मोल क्या होता है बेटा? मोल होता है मास बाय। 0.5 मोल आएगा। क्यों 0.5 मोल आएगा बेटा? 24 है ऊपर। ये 2 बार में जाएंगे चिल्लड़, ये 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा। हाँ जी, 5 ही आएगा मोल। अब अगर मोल पता है 5 तो बता मास नहीं निकाल सकते क्या? मास निकाल सकते। और मोलिकुलर मास निकल जाएगा आराम से। कहाँ से? क्वेश्चन से। सर आराम से नहीं निकलेगा सर। कहाँ से नहीं निकलेगा? सर आराम से नहीं निकलेगा सर, थोड़ी कैलकुलेशन। ठीक है ठीक है, तो क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या करोगे? डेंसिटी किधर का बेटा? 5.2 इक्वल टू, इसमें खतरनाक कैलकुलेशन। फेस सेंटर क्या है बेटा? फेस सेंटर कितना है? 4 होगा। मोलिकुलर मास नहीं पता मुझे, Na की वैल्यू रख लेंगे। और A क्यूब कितना होगा बेटा? A क्यूब हो जाएगा 300 गुने 10 की पावर -12 नहीं है बेटा। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करेगा ना, ये 5.2 ग्राम पर मीटर है ना, ये 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा। क्यूब भी होगा सर उसका, होल क्यूब। अच्छा होल क्यूब भी होगा, होल क्यूब भी कर देंगे। अब क्या करें? तो 4 गुने m, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। 6.022 10 की पावर 23। अच्छा इंटू क्या हो जाएगा बेटा? ये 10 की पावर -8 मान लेते हैं, तो 27 इंटू 10 की पावर -24 हो जाएगा। यस सर। अच्छा ये कितना हो गया बेटा? 5.2 के इक्वल। अच्छा सुनना ध्यान से। अब अगर कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं जो तुरंत काम चले, मुझे जैसा लग रहा है ये इससे जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1 होगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 1 बन जाएगा। तो 40 गुने m हो गए, बोलो, डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 27 इंटू 5.2। इसको 10 से उड़ा दें, 400 हो गया। अप्रोक्स को 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ कटेगा क्या? 52 और 4 52 इंटू सर 4 से कट जाएगा ना सर 52। एक मिनट रुक जा, मैं सीधा यहीं पे आता हूँ। 52 इंटू 27, राइट, 52 इंटू 6.022 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? 10 गुने 40। चलो अब इसके बारे में सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सर 52 का 52 होता है। 4 से 13 चौके 13 किसका ऐसा आवाज आ रहा है भाई? बहुत ज्यादा वो टेलीफोनिक। सर उसका माइक 13 में चौके प्रॉब्लम 52 है। होगा। किसके आसपास होगा ये बताना, किसके आसपास होगा? 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 दूने 6, 2 से 5, 5 25, लगभग ये
लगभग 21 के आसपास आएगा नहीं? सर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन 6 आ रहा है सर इतना कैलकुलेशन कैसे सर। तो 21 ही आएगा। 21 ही आएगा देखो। 22.6 सर 22.6 आ रहा है, तो 20 मतलब 23 ले लेंगे, है ना? मतलब सोडियम है ये। 21.13 है सर। सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 21.13। 13। अब सुनो ध्यान से बेटा, 21 पॉइंट, अब यहाँ थोड़ा दिमाग भी लगाया जाता है। दिमाग क्या लगाता है? सुनो सुनो ध्यान से, दिमाग क्या लगाना है। 21.13 आ रहा है। अब मुझे पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरल क्या होते हैं, या तो सोडियम होगा या तो मैग्नीशियम होगा। करेक्ट है? 23 और 24। यस सर। और क्रिस्टलाइज कौन होता है? नियॉन तो नहीं होगा क्रिस्टलाइज, यस सर। समझ? थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे। नियॉन क्रिस्टलाइज तो होगा नहीं, ना ही फ्लोरीन क्रिस्टलाइज होगा, तो कौन क्रिस्टलाइज होगा? या तो सोडियम होगा तो मैग्नीशियम होगा। अब सोडियम होता है 23, मैग्नीशियम 24। बेटर कौन सा लग रहा है तुमको? सोडियम। समझ गया? तो आंसर मैं करूंगा यहाँ पे 23 आएगा लगभग। मेरा सॉल्व करके 21 आ रहा था, बट मैं दिमाग लगाऊंगा 21 तो नहीं होगा, 23 होना चाहिए। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? मास क्या होगा बताओ? तो 23.5 आज कितना हो जाएगा? 105 ग्राम। आ गया समझ में? 110 के आसपास ही था सर इसका आंसर। आ गया? आंसर 105 था। यस सर। 105 था आंसर। तो इसको अगर 23 ना लेके 21 ही लेते हैं फिर तो आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन नहीं ली होगी ना। ठीक है भैया, ठीक है। इसका 105 ही है भाई, सॉल्व किया हुआ यहाँ पर। इनके आए 21.13, बहुत बढ़िया है। हट, चिल्ला टाइप क्वेश्चन सेट कर देते हैं, थोड़ा तो दिमाग लगा लेते। ये क्वेश्चन चिल्लर हो गया भाई। कौन सा ऐसा मेटल इसका मास होता है? 21 बताना। कोई सा मेटल दुनिया में दिखा है तेरे को 21.13 वाला? नो सर। वो बोल रहा है एक एलिमेंट है भाई, सुनो, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट कौन से होंगे? 118 के अंदर ही होंगे ना भाई, उससे बाहर तो कोई होगा नहीं। अब 118 जो होते हैं उसमें फ्लोरीन होता है 19, नियॉन होता है 20, सोडियम होता है 23, मैग्नीशियम 24, तो कौन बचा? 21.13 कौन हो सकता है? कोई नहीं ऐसा। सोच के सेट करना चाहिए था क्वेश्चन, ये रैंडम सेट कर दिया कुछ भी। चलो एनीवेज, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा ये तो चिल्लर चिल्लर है, फटाफट कर लोगे। जल्दी बताओ क्या है। यूज द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस। सर लो टेम्परेचर। अगला बता, जल्दी जल्दी फटाफट बता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जल्दी बता फटाफट, इतना समय नहीं। अगला 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 अगला, इतना समय नहीं। सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज ग्लास। अबे क्वार्ट्ज ग्लास याद नहीं है? सॉरी अमॉर्फस पूछा। सॉरी यस सर यस सर। अगला जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं अपने पास। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर लास्ट ऑप्शन। सर दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अगला अगला अगला, अरे अगला टाइम नहीं रहे, टाइम नहीं रहे, टाइम नहीं रहे, टाइम वहाँ नहीं। पर नॉट ट्रू बोला था। अच्छा नॉट ट्रू बोला है? कौन नॉट ट्रू बोला है? तभी तो दे आर, इसलिए तो बोल रहा है वो, ये तो है, जब तो डी होगा। अभी तो डी होगा। लड़, सही बच्चे बोल रहे हैं, तुम फालतू में लड़ रहे हो उनसे। अगला बता जल्दी। सर डिफरेंट सेम इन ऑल डायरेक्शन। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सेम इन ऑल डायरेक्शन होगा। ये बोल रहा है क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में कौन सा ट्रू है? अब क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है बेटा? एमॉर्फस होता है, राइट? होगा हर डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक होगा ना बेटा वो, आइसोट्रोपिक होगा। मैंने भी अगला 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 अगला। सर डाउट। हाँ पूछो बेटा। सर क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास अलग है? हाँ अलग है, बोला था उसने, नहीं समझ में आया था तेरे को? क्वार्ट्ज के ढेर सारे फॉर्म है, क्वार्ट्ज के ढेर सारे फॉर्म है। बी सही है, बी। अगला क्वार्ट्ज तो एनिसोट्रॉपिक में आएगा ना? हाँ क्वार्ट्ज तो आएगा तुम्हारा एनिसोट्रॉपिक। हाँ और क्वार्ट्ज इंडेक्स डिफरेंट होएगा ना सारे डायरेक्शन में। क्वार्ट्ज ग्लास बेटा आइसोट्रोपिक होगा ना, क्वार्ट्ज ग्लास लिखा था, ग्लास। अच्छा अच्छा क्वार्ट्ज ग्लास। हाँ क्वार्ट्ज अकेला लिखा हो तब, क्वार्ट्ज अकेला लिखा हो तब एनिसोट्रोपिक होगा, ठीक है? क्वार्ट्ज ग्लास था वो, ऑप्शन ए। हाँ हाँ सही है। अगला 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 अगला, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। अगला अगला, श्रुति भी अच्छा आंसर की है। अगला
very low value of electrical conductivity. ऑप्शन ए ए ऑप्शन में वेरी अगला 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 Ionic solid. Ionic solid. Ionic solid. अगला 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 Free valence Free valence electron. नेक्स्ट 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 68 नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट गलत है, एम्प्टी पूछा था, वॉइड पूछा सर एम्प्टी स्पेस पूछा था। 32 सर 32 आंसर सी। नेक्स्ट ज्यादा तेज हो गए सर। हाँ कुछ ज्यादा ही तेज हो गए तुम। अगला बता दो। सबसे ज्यादा एक्स A. सर बी 4 to 1 से बी होगा। ठीक है, आज हमारा वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही समय खा गया, अदरवाइज तो अपन बहुत आगे निकल जाते। चलो अगला देखो। हाँ पूछो पूछो पूछो। सर सर अगर उस 105 ग्राम वाले क्वेश्चन में अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो फिर हमें नन ऑफ दिस टिक करता है, फिर 105 ग्राम 105 करते फिर बेटा, नन ऑफ दिस क्यों करते? सर जैसे आप कह रहे हो कि किसी भी उसका मेटल का जो मास है वो 21.16 नहीं हो सकता, तो अबे तो क्वेश्चन सेट करने वाला लल्लू है, तो उसकी गलती तुम थोड़ी उसको मतलब अपने आप को दोगे। वो लल्लू था तो लल्लू था, उसको दिमाग होना चाहिए ना कि 21.16 कुछ हो ही नहीं सकता है, एलिमेंट तो 23 है 24 है। उसने गलत किया है, गलती तो तुम अपने को उसको सजा दोगे क्या -1 लेके? लड़ जाओगे क्या? अगला देखो बेटा। अब है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, बेसिकली क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स ही पढ़ रहे हैं उसमें। अभी जो अपन पैकिंग पढ़ रहे हैं, इस पैकिंग के अंदर होता क्या है कि अपन अभी तक देख रहे थे कि सारे के सारे क्यूब के अंदर अरेंज्ड हैं, बड़े प्यार से अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन अरेंजमेंट हुआ कैसे, आखिर क्या ऐसा रहा होगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक क्यूब देख रहे हैं या एक के बगल में दूसरा क्यूब देख ले रहे हैं, लेकिन आखिर एटम्स जो अरेंज हुए थे, जैसे ईट अपन अरेंज करते हैं, पूरा का पूरा घर हमें दिखता है एक रूम बन गया, बट इसके अंदर ईट कैसे लगे हुए हैं, ये क्या बताता है? ये पैकिंग के बारे में बताता है। I mean, वो जो ईट के ऊपर ईट कितने डिस्टेंस पर लगाया, कौन सा ईट किसके ऊपर लगाया, ये सारी बातें हम जब इसके अंदर जाके देखेंगे, जब बिल्डिंग के एक एक ब्रिक को देखेंगे तब समझ में आएगा। ऑल्दो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये घर है, लेकिन इसके अंदर कैसे ये ईट पैक हुए हैं वही बताता है तुमको क्लोज पैक स्ट्रक्चर, कि एटम एग्जैक्टली कैसे अरेंज हुए होंगे। तो इसके अंदर दो तरह की पैकिंग होती है, तीन तरह की होती है, 1D 2D और 3D। 1D क्या होता है? एक डायमेंशन में होगा। 2D क्या होगा? 2 डायमेंशन में होगा। और 3D 3 डायमेंशन। मतलब 1D का मतलब एक लाइन स्ट्रक्चर होगा, 2D का मतलब प्लेन स्ट्रक्चर होगा, और 3D का मतलब क्यूबिक होगा, क्यूबॉइड होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, मोनोक्लिनिक होगा, ट्राइक्लिनिक होगा, जो भी था उसके बाद। तो यहाँ पर जो 1D क्लोज पैकिंग है उसमें क्या होता है कि ऐसे करके एक एटम के बगल में दूसरा एटम खड़ा होता है, दिख रहा है आपको? एक एटम, दूसरा एटम, फिर तीसरा चौथा चल रहा है ऐसे करके। सिमिलर ऐसे अरेंजमेंट एक से लेके लास्ट तक तुमने लगा दिया, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेड कर रहा है, इजंट इट? देखो एक पर्टिकुलर एक्सिस में हेड कर रहा है, तो व्हाट वी कैन से कि एक डायमेंशन का है। ये कैसा बताओ? ये 1 डायमेंशन वाला। बात समझ में आए? सिंपल है, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं ऐसे, है ना? और अगर कोई पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन क्या, बेटा फिर से बोलो। सर 1D और 2D में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते पॉसिबल? पैकिंग स्ट्रक्चर। अरे तो पॉसिबल नहीं हो सकते क्या मतलब है? तुमने क्या पूरी जिंदगी के सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ लिए हैं? नहीं सर। तो फिर हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसमें से लिमिटेड पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक 3D के अंदर भी अरेंजमेंट्स तो 1D हो ही सकते हैं। एक पर्टिकुलर अरे को अगर देखा जाए तो किसी एक डायरेक्शन में ही हेड कर रहा होगा, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट प्रॉपरली इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी, ये नेचर में आएगा और ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसलिए इन जनरल नहीं मिलेगी, और हम इसको पढ़ते भी नहीं है ऐसे। बट फिर भी अगर कोई पूछेगा 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या बोलोगे? एक एटम को 2 एटम टच कर रहा है, इजंट इट? नियरेस्ट नेबर कितना है? तो 2 है, तो आंसर क्या होगा? 2 हो जाए। बात समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये तो सिंपल था। अच्छा, अपन 2D में जाते हैं जो काम का है। देखो यहाँ पर, अब 2D में यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक होता है AA टाइप और दूसरा होता है AB टाइप। ठीक है, AA टाइप क्या हुआ? जैसे देखो ये वाला A टाइप स्ट्रक्चर है, A टाइप अरेंजमेंट था, ये भी A टाइप था, ये भी A टाइप है, सब एक जैसा अरेंजमेंट है। दिख रहा है आप लोगों को? सब एक जैसे अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगा हुआ है।
तो वैसे केस में ऐसा अगर सारे के सारे लेयर सिमिलर अगर लगा दिए 1D वाले, अगर सारे के सारे 1D वाले सिमिलर लेयर लगा दिए तो तुम्हारे पास जो आएगा तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, AA टाइप। और यहाँ पर AA का मतलब है सारे लेयर्स इसमें क्या है बताओ, सेम है। और ये कैसा बना रहा है, क्योंकि ये प्लेन बना रहा है, क्योंकि ये x में भी भाग रहा है और y में भी कहीं ना कहीं इसका हाइट बढ़ती जा रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये 2D स्ट्रक्चर है, isn't it? ये तो 2D स्ट्रक्चर हो गया ना, ये प्लेन है राइट, तो 2D हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखो अगर मान लो ये तुम्हारा एक एटम है तो इसके आसपास कितने एटम है, 1 2 3 4, जो टचिंग कंडीशन में है। जो कहां पर है बेटा, टचिंग कंडीशन में है। जैसे ये देखो, ये टचिंग कंडीशन में है क्या, नहीं ये नहीं टचिंग कंडीशन में है राइट। इस एटम के टचिंग कंडीशन में ये है क्या बेटा, ये नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये है और ना ही ये है। कौन कौन है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पैकिंग तुम्हें कैसे दिख रही है, स्क्वायर दिख रही है या हेक्सागन दिख रही है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर दिख रही है राइट। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 4 नेबर हैं, और जो एक स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा वहां पर स्क्वायर पैकिंग टाइप कुछ दिख रहा होगा। उसके आगे देखो AB टाइप, इसमें क्या है कि मैंने A टाइप लेयर ऐसा बनाया हुआ है, तो B टाइप क्या करा, इससे एक थोड़ा आगे खिसका के बनाया हुआ है। ये डिफरेंट लेयर्स है बेटा, B का लेयर थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा है और A का लेयर थोड़ा सा बाद से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर B का पहले से स्टार्ट हो रहा है और A का क्या हो रहा है बताओ, बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लेयर और ये लेयर क्या है, सिमिलर है नहीं, और ये लेयर और ये लेयर क्या है बेटा, सिमिलर है। देखो ना, ये लेयर और ये लेयर क्या है, सिमिलर है। ये लेयर और ये लेयर क्या है, सिमिलर है। तो मैं बोलूंगा BA या AB, तुम्हारी मर्जी है, तुम यहां स्टार्ट करो तो AB हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये AB टाइप है। अब AB टाइप के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर एक एटम को टच करने वाला 6 एटम आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? देखो दिख रहा है 6, यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ कितने आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे 6 आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हेक्सागन पैकिंग के लिए मुझे कौन सा लेयरिंग करना पड़ेगा, आंसर क्या होगा, AB। और अगर मुझे स्क्वायर पैकिंग करनी है तो क्या चाहिए मेरे को, बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चा, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इनकी स्टेबिलिटी में कुछ फर्क होगा क्या? स्टेबिलिटी में फर्क बेसिकली देखो, अपन किसी चीज के बारे में ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, हर कुछ एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है, ज्यादा बेटर पैकिंग आएगी। यहाँ पैकिंग क्या आएगी बताओ, यहाँ पे पैकिंग कंपैरेटिवली कम आएगी। और क्या, बात समझ में आ रही है? सर तो सर पैकिंग और स्टेबिलिटी का कुछ मतलब रिलेशन होता है? स्टेबिलिटी नहीं होता बेसिकली, पैकिंग का मतलब होता है ज्यादा एटम कंट्रीब्यूट करे तुम्हारे लैटिस के अंदर, बस। अगर स्टेबिलिटी नहीं होती तो, अगर स्टेबिलिटी नहीं होती, देखो होता क्या है, स्टेबिलिटी अगर नहीं होती तो वैसे चीजें मिलती नहीं नेचर में। स्टेबिलिटी तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे साइज के एटम जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली पैक होते हैं जब वो बड़े स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और बड़े साइड के जो एटम होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर में ज्यादा एफिशिएंटली पैक होते हैं। सर AB स्ट्रॉन्ग होगा ना AA टाइप से? मैंने क्या बोला ना, स्ट्रॉन्ग और वीक की तो बात ही नहीं, यहाँ पर इफिशियंसी की बात है। इसी में ज्यादा एफिशिएंसी होगी, इसमें कम एफिशिएंसी होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक तो फोर्स के ऊपर होगा ना। हाँ ये ज्यादा अच्छा पैक्ड है, ये ज्यादा अच्छा पैक्ड है, ये बोल सकते हैं अपन। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फिर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा? नहीं, जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो तो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा ना बेटा। अगर पैकिंग ड्यू टू आयनिक बॉन्ड होगा ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन होगा, अगर पैकिंग ड्यू टू वेंडर वॉल होगा तो वीक बॉन्ड होगा। इसमें वॉइड स्पेस कम है। देखो अभी इसमें ना छोटी छोटी बातों के ऊपर मत पढ़ो, ये सिंपल है। आगे इसको 3D में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड स्टेट में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, चलते रहेगा ये तो। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ, और ये स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट तुम लोगों के दिमाग में चलता है ना, प्लीज स्टेबिलिटी वाला दिमाग पॉइंट से निकालो दिमाग से, क्योंकि स्टेबिलिटी को पैकिंग एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही बॉन्ड को पैकिंग एफिशिएंसी से कोई मतलब है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा एटम जो उसके वॉइड में जाके रह सकता हो या बीच के सेंटर में जाके रह सकता हो, तो वो जाके सेंटर में रह लेता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है, बस इतना ही होता है। अगर पैकिंग बेटर होगी
तो कंपैरेटिवली तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वो भी हर केस में ऐसा नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपन कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं लेंगे कौन स्टेबल कौन स्टेबल। अच्छा, अब जिसका एफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल तो ऑब्वियसली होगा। ये ऑब्वियसली वर्ड तुमको किसने बताया? लगता है वैसे, लगता है ना, फील आती है तुम्हें ना। देखो इतना ऑब्वियस हर कुछ नहीं है बेटा केमिस्ट्री में। इन जनरल नोशन में बोल सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग नहीं होगी, ज्यादा इफिशिएंट पैकिंग है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, मतलब स्ट्रक्चर को तोड़ना विल बी बिट मोर डिफिकल्ट बस। लेकिन हर समय ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी एटम है जो बनाते ही नहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि उसके एटम्स ऐसे अरेंज ही नहीं हो सकते, वो साइज में बड़े होते हैं, वो इतने ज्यादा अरेंज ही नहीं हो पाएंगे उतने से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे एटम्स की रिक्वायरमेंट क्या हो, कंपैरेटिवली लेस हो। बात समझ में आ रही है? तो फिर इसका मतलब जो वॉइड स्पेस होती है और जो स्टेबिलिटी होती है, जो वॉइड स्पेस एंड स्टेबिलिटी में भी कोई वो नहीं होता ना, रिलेशन नहीं होता ना, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कोई अगर एफिशिएंट ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोई नहीं ऐसा बोल सकता। ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नेचर पे डिपेंड करती है ना। हाँ, स्टेबिलिटी भी दो तरह की होती है बेटा। वगैरह तो सर फिजिकल नेचर पे तो डिपेंड नहीं ना करेगा सर। सुनो ना, स्टेबिलिटी दो तरह का होता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? स्टेबिलिटी को अपन ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी कि कौन सी स्टेबिलिटी की तुम बात कर रहे हो। अगर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो वो बस पैकिंग पे नहीं डिपेंड करता, वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है और बॉन्ड उसका कौन सा वाला है, वेन डेर वाल, तो क्या बोलोगे, स्टेबल है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई स्टेटमेंट नहीं ले सकते ऐसे। क्लियर है? यस। अब है नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 3D। अब 3D क्लोज पैकिंग क्या है बेटा? तो वही 2D पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर डालते जाओ तो क्या बन जाएगा, वो 3D पैकिंग बन जाएगा। जैसे याद करो, अभी जस्ट तुमने ये वाला बनाया था ना, ये वाला अभी जस्ट बनाया था ना पीछे। यस सर। ये जो बनाया है 2D, ये दिख रहा है, ये बनाया ना। अब इसके ऊपर ऐसा ही एक और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये 3D बन जाएगा। नहीं समझ रहे हो? अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ए टाइप बोल रहा हूं। अब 3D में भी AB टाइप होता है, AB AA और ABC होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला कर रहे हैं AA टाइप, मतलब मैं इस पूरे लेयर को A टाइप बोल रहा हूं। मैं इस पूरे लेयर को क्या बोल रहा हूं बेटा? इस पूरे लेयर को मैं A टाइप बोल रहा हूं, पूरे लेयर को। सिमिलरली ये पूरा लेयर भी क्या है, सिमिलर लेयर है बेटा, बोलो। फिर ये वाला लेयर भी क्या है बेटा, सिमिलर लेयर है, और ये वाला भी लेयर क्या है, सिमिलर लेयर है। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A, ये भी A और ये भी A, बोलो। अब अगर ये सारे के सारे सिमिलर लेयर हैं तो देखो तुमको बीच में कुछ दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है आपको, एक सिंपल क्यूब दिख रहा है, एक सिंपल क्यूब दिख रहा है, सिंपल क्यूब है ना, एक सिंपल क्यूब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, मुझे तो दिख रहा है, यस आपको दिख रहा है, ये सिंपल क्यूब मुझे दिख रहा है। ये जो सिंपल क्यूब बना तो मतलब हो गया, अगर कभी भी हम AA टाइप, अगर हम कभी भी AA टाइप क्या करेंगे, अगर हम कभी भी AA टाइप 3D अरेंजमेंट डालेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास सिंपल क्यूबिक। समझ में आ रही है? हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनने वाला है। और आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक क्या है, स्क्वायर का ही 3D वर्जन है, इजंट इट? पहले स्क्वायर बना होगा, उसको स्क्वायर ऊपर बढ़ा दो और एक और स्क्वायर ऊपर लगा दो तो क्या बन गया, वो क्यूब बन गया। सिंपल क्यूब तो होता है, तो इससे स्क्वायर बना था, याद है? इस वाले लेयरिंग से स्क्वायर बना था, तो इस स्क्वायर को ही हमने 3D दे दिया तो क्या बन गया, क्यूब बन गया। सोचो ना कि स्क्वायर रखा हुआ है, तुमने उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया उतने ही हाइट से जितना इसका लेंथ और ब्रेड्थ है, तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। यस। तो इसलिए अगर कोई पूछेगा आपसे, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चा पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ लेता है पर उसको यही नहीं पता है कि भैया स्क्वायर पैकिंग के बाद उसका 3D वर्जन क्या होगा। आंसर क्या है, सिंपल क्यूबिक होगा। और स्क्वायर पैकिंग कैसे होती है, A लेयरिंग से और A 2D लेयरिंग से, राइट। और सिंपल क्यूबिक कैसे बनती है बेटा, AA के 3D लेयरिंग से, राइट, 3D लेयरिंग से। अच्छा, इसके बाद अगला टाइप है बेटा कौन सा, AB टाइप। अब ये AB टाइप से ही मेरा क्या बनेगा, HCP स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो
यहां पर क्या होता है कि बेसिकली ये वाला टाइप अगर तुमने इसको ए बोला तो ये ए, फिर ये बी टाइप और फिर ये ए टाइप, ये ए बी ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए चल रहा होता है। और ये पूरा का पूरा यूनिट यहां से लेके यहां तक कहलाता है 1 यूनिट सेल ऑफ HCP। ये पूरा का पूरा यूनिट यहां से लेके यहां तक कहलाता है 1 यूनिट सेल ऑफ HCP। मतलब HCP स्ट्रक्चर में हमारे पास जो टाइप होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है कि HCP जो अरेंजमेंट है वो कौन सा टाइप है, AA टाइप है कि AB टाइप है कि ABC टाइप है। आंसर क्या है? AB टाइप है। कौन सा टाइप है बेटा? AB टाइप है। इसमें A टाइप कौन सा वाला है? तो आप किसी का भी नाम AB रख सकते हो। इसका नाम मैंने A रखा तो ये कैसा है? तो ये हेक्सागन है, फिर B क्या है? एक ट्रायंगल है, फिर C क्या है? एक हेक्सागन है। अब बातों को समझो। यहाँ पर ये जो हेक्सागन्स हैं ये आपस में क्या है बताओ? टच में है। दिख रहा है आप लोगों को? ये हेक्सागन आपस में क्या है? टच में है। ये जो ट्राइंगल है ये भी क्या है बताओ? आपस में तीनों एटम टच में है। और फिर यहाँ नीचे में एक हेक्सागन है जिसके हर कॉर्नर पे क्या है? एक एटम है और एक फेस के सेंटर में भी एटम है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? एक फेस के सेंटर में भी एटम है। तो वैसे केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लो ये एक यूनिट सेल है ये HCP का जो AB टाइप से बना है, ऑब्वियसली AB टाइप से हेक्सागन बन रहा था, तो ये AB टाइप से अगर बना है तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू कितनी है? तो क्या बोलोगे आप? तो मुझे पता है अगर मैं 8 कॉर्नर से कोई स्ट्रक्चर बनाता हूं तो हर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। अगर 6 कॉर्नर से बनाऊंगा तो 1/6 कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? जितने कॉर्नर उतना कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर 6 कॉर्नर्स हैं तो मेरे को पता है कि 6 अगर कॉर्नर है तो हर एटम 1/6 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस हेक्सागन के अंदर, राइट? तो 1/6 इंटू 6 कितना हो गया बताओ? 1/6 इंटू 6 कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, लाइक वाइज ऐसे कितने यूनिट है बेटा? 2 यूनिट है एक यूनिट सेल के अंदर। तो गुना क्या कर दिया मैं? 2 से कर दिया। बोलो 1/6 इंटू 6 इंटू 2। अच्छा, प्लस कर देते हैं। ये जो फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर जो है ये आधा इस यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा इसके ऊपर वाले में होगा। बोलो, सोचो, इमेजिन करो। तो वैसे केस में क्या होगा बेटा? 1/2 एक ही एटम है लेकिन ऐसे ऐसे कितने यूनिट है बेटा? 2 यूनिट इसके अंदर है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस ये जो 3 एटम है ये पूरी तरह से क्या है बताओ? यूनिट सेल के अंदर है। यस सर, 1/3 तो अपन क्या करेंगे? 1/3 इंटू 3। 1/3 क्यों? ये पूरा यूनिट सेल है, ये बीच में आ गए ना सारे एटम। अब ये किससे शेयर्ड है बताओ? अगर ये तुम्हारा पूरा यूनिट सेल है तो ये किससे शेयर्ड है? किसी से शेयर्ड नहीं है। ये वाला शेयर्ड है ऊपर वाले से, ये वाला शेयर्ड है इसके बगल वाले हेक्सागन से, लेकिन ये वाला किससे शेयर्ड है? ये 3 किसी से भी नहीं शेयर्ड है, isn't it? Z की वैल्यू कितनी है? यस सर। हेक्सागन है उसके साथ शेयर नहीं होगा। किससे शेयर्ड होगी बताओ? तो उसके वो जो ट्रायंगल के ऊपर जो हेक्सागन है उसके साथ शेयर नहीं होगा। बाबा तो वो तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल ही है ना, शेयर कहाँ हुआ? ये 3 एटम है ऐसे करके, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। ये तुम्हारा पूरा यूनिट सेल है, ये घर के अंदर ही तो है। हाँ सर। इसको फाड़ के बाहर तो निकल जाएगा, ये नीचे ही रहेगा ना। कितने हो गए पूरे? 3 हो गए पूरे। कितना आ रहा है Z का वैल्यू? Z कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है? 6 आ रहा है? अच्छा Z 6 आ रहा है? Z की वैल्यू कैसे हुआ तो और एक बार बोलेंगे तो समझ नहीं आया। फिर से बताता हूँ, इतना टेंशन क्या ले रहा है? समझाता हूँ फिर से। देख, मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर के अंदर, फिर से इसको इरेज करके दोबारा समझा रहा हूँ, 6 ही आंसर आएगा, फिर से वही समझा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर के अंदर मुझे बता, ये जो कितने कॉर्नर से बना बेटा हेक्सागन? 6। अच्छा, एक बात बताओ, यूनिट सेल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बताओ? ये एक यूनिट सेल है, ये तुम्हारा एक यूनिट सेल है, ठीक है? अब अगर एक यूनिट सेल ये है तो मुझे बताओगे
ये वाला हेक्सागन और ये वाला हेक्सागन क्या हो रहा है, इसी यूनिट सेल के अंदर है ना। और अगर ये 6 कॉर्नर से बना हुआ, अगर ये है तुम्हारा हेक्सागन 8 से बना हुआ था, तो कंट्रीब्यूशन 1/8 की थी एक के अंदर, तो 6 से बना हो तो कितने का कंट्रीब्यूशन होगा, 1/6 का होगा। 1/6 नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया सर। एक बच्चा बोल रहा था नहीं आ रहा, उससे पूछ रहा हूँ, आ गया बेटा? अच्छा 1/6 ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर है बेटा? 6 कॉर्नर है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ऐसे ऐसे कितने हेक्सागन है एक यूनिट सेल के अंदर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। अब आ जाओ फेस सेंटर के पास, कितने फेस सेंटर है? एक तो यहाँ दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ दिख रहा है मेरे को, आप लोगों को दिख रहे हैं क्या? यस सर। अगर ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, तो आप मुझे बताओ फेस सेंटर का क्या होता है कंट्रीब्यूशन? 1/2 होता है। 1/2 यस सर। और कितने फेस सेंटर है? 2 2 फेस सेंटर है। 2। और ये 3 एटम पूरी तरह से इसके अंदर ट्रैप है, isn't it? यस सर। पूरे 3 जोड़ दो, कितना आ गया आंसर? 6 नहीं आया? यस सर। आया? यस सर। यस सर। सर ऊपर वाले को क्यों ले लिया सर हमने? ऊपर वाला नहीं बेटा, कंसीडरेशन होता है एक यूनिट सेल इज 2 हेक्सागन इन बिटवीन देयर इज अ ट्रायंगल, यही 1 यूनिट सेल माना जाता है इसके अंदर, यही पूरा यूनिट सेल है, ये है यूनिट सेल, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा यूनिट सेल है। यस ठीक है। सर सिस्टम ही है ना। ए और बी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं ना, जो ए बी में सेम टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर उसने बोला a certain element is arranged in HCP, मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स सारे HCP पॉइंट्स पर है, मतलब ये भी वही एटम है, ये भी वही एटम, और ये कॉर्नर वाला भी एटम है, और ये फेस सेंटर वाला वही एटम है। और हाँ एक बार सर वो दो ट्रायंगल और बीच में जो हेक्सागन है उसको लेके z की वैल्यू बता दीजिए। ट्रायंगल, सॉरी ये वाला सर 2 ट्रायंगल और बीच में जो हेक्सागन है उसको एक यूनिट सेल लेके। 2 ट्रायंगल नहीं है, नहीं वो यूनिट सेल है ही नहीं, वो यूनिट सेल नहीं है, यूनिट सेल ये है। अब ये वाला, ये ट्रायंगल, इसके ऊपर एक और आएगा हेक्सागन, तब एक फिर से यूनिट सेल बनेगा। बीच में ही होना है ट्रायंगल। नहीं नहीं, हाँ ये यूनिट सेल नहीं है, चिल्ले बोल रहा है ये यूनिट सेल बना दो, ये थोड़ी यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल नहीं है। ओके सर। यूनिट सेल क्या होता है इसके अंदर? सिस्टम है ना, ये ब्रेविस सेल सिस्टम के अंदर का ही पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है। ठीक है, ये यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल इसके अंदर हेक्सागन, ट्रायंगल एंड हेक्सागन होता है, ना कि ट्रायंगल हेक्सागन ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है सर। श्योर। जेनिस यस, आप मुझे उस पे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग सर। आपकी फीडबैक बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। क्या आया था सर? मैं ये कह रहा था जैसे हमारी डीपीपीज होती है ना, बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है, एक अगर बुकमार्क का फीचर ऐड हो जाए ना सर, मजा आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है ना सर, तो उसको हम कहाँ नोट डाउन करके लिखे, अगर वो बुकमार्क हो जाए तो काफी, अगर आप अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा लग रहा है माय क्लासरूम एक्सपीरियंस? हाँ तभी कह रहा हूँ सर, ऐड हो जाए ना। सर बट एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या बेटा? सर जब डीपीपी सॉल्व हो जाती है उसके बाद सिर्फ रिजल्ट शो कर रहा है ऐप पे, मतलब अगर वापस क्वेश्चंस देखने तो वो दिख नहीं रहा है, कहीं वेबसाइट पे दिख जाते हैं क्वेश्चंस वापस, लेकिन ऐप पर नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, देखो बोल रहा है दिख रहे हैं। ऐप पर नहीं वेबसाइट दिखते, पे दिख रहा वेबसाइट पर है, दिखते ऐप पे नहीं दिखते। सर ये ऐप वाला। और वेबसाइट पे दोनों सॉल्यूशन पे नहीं error दे है। रहे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ उस टीम को कि वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर कुछ गलत है। डीपीपी ऐप पे ओपन भी नहीं होते हैं। कुछ भी की क्वेश्चन यस गलत सर, ओपन ग्लिच नहीं होती होता। हैं। यस सर, डीपीयू ग्लिच तो है वहाँ कुछ। एक ऑप्शन है सर जहाँ से हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं समझ गया भाई, तुम लोगों से ना कुछ अच्छा पूछा नहीं लगता है, सब सर कैसे बुकमार्क बैठे वाले हो फीचर पे मठाधीश क्या बने, सारे के सारे मठाधीश बने बैठे हो। चलो कोई नहीं, हाँ अच्छा ऐसा दिख रहे हैं सर आपके भी क्वेश्चंस। सुनो ध्यान से, अगली क्लास में, अगला क्लास में डीपीपी 3 कर सकते हैं क्या बेटा? अभी मत करो, कल की क्लास के बाद जितने डीपीपी करना है कर लेना। अभी हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और 2.5 घंटे की क्लास है, वॉइड्स खत्म होगा, तो प्लीज कल की कितने बजे से होगी? टाइम से टाइम 3 बजे स्टार्ट कर दूं?
सर शेड्यूल हो सर 2 चुकी है बजे 4 ठीक है। बजे से। शेड्यूल हो गई है क्लास बजे। वेबसाइट सर, पे, शाम 4 को। बजे से दिखा रही है 2 क्लास शेड्यूल हो गई है। कौन कौन सी एक 4 से? सर एक 4 से 5:30 जो होती है, और एक 5:30 5:45 से शेड्यूल्ड है नेक्स्ट क्लास पे। मेरी क्लास है उसमें? ये सर दोनों सर, आप क्लास ही की आपकी दोनों है। शेड्यूल्ड है, एक 4 बजे से और एक 5:45 से। वाह, चलो घंटे की क्लास। मिलते हैं कल। हाँ कल मिलते हैं भाई। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।